द मोस्ट फेमस जसिका लाल मर्डर केस। मनु शर्मा को गुस्सा आता है, वो गन निकालता है, वो डायरेक्टली उसको शूट कर देता है सर पे एंड शी डाइज देयर इंस्टेंटली। मीडिया टाइकून इंद्रानी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने लगभग 3 साल पहले अपने बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज तक ये क्लियर नहीं है कि आखिरकार शीना बोरा के फादर कौन। शीना बोरा की जो मदर है इंद्रानी मुखर्जी, उनके फादर ने उनका रेप किया था। इंद्रानी मुखर्जी के फादर और शीना बोरा के फादर आर सेम। Prosecution called it honor killing, alleging that Rajesh Talwar murdered his 14-year-old daughter Arushi in a fit of rage after he found her in a compromising position with their servant Hemraj. वो अपने कमरे में मॉर्निंग में डेड पाई जाती है। पेरेंट्स जो थे वो बाजू वाले रूम में थे और आपकी बेटी की बाजू में मौत हो जाती है और आपको आवाज़ भी नहीं आती है। पेरेंट्स का कहना था एसी बहुत तेज़ था, इस कारण से हमें सुनाई नहीं दिया। तो अभी रूल्स भी आए, हमारा जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है उसके अनुसार ऐसा कोई भी केस जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उन हर केस में फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाएगा। निठारी नोएडा सीरियल मर्डर 2006, हड्डियाँ मिल रही हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर। उन बच्चों की डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करता था। ये बुरारी मास सुसाइड है, फैमिली के 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया। In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. आखिर 3 जनरेशन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं? उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, स्किज़ोफ्रेनिया है ये। अगर उसको अपने ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर मेरे फादर की आत्मा आ रही है और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो बीमारी है भाई, उसको ट्रीट कराना चाहिए। श्रद्धा वॉकर केस, व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ दैट पर्सन? वो वॉशरूम में बॉडी ले जाके धीरे धीरे पार्ट्स में उसको कट करना स्टार्ट करा और उसने सोचा कि मैं अलग अलग एरियाज में फेंक दूंगा। ये निर्भया केस है। उन्होंने खुद बोला अच्छे घर की लड़कियां 9 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और अगर वो अच्छे घर की नहीं है और घर से बाहर निकल रही हैं यानी कि वो यही चाहती है। दिस वॉज द मेंटल थिंकिंग ऑफ द रेसिस्ट। सो फोरेंसिक साइंस डजंट प्ले एनी रोल इन जस्टिस। Hello everyone and welcome to yet another episode of the Nidhi Punmya Show. On my show, we have had the privilege of hosting guests from diverse fields, like actors who bring stories to life, acid attack survivors who redefine resilience, army veterans who embodies courage, and many more who have inspired us with their journey. But today, we are diving into a fascinating and less explored world of forensic science. Yes, joining us today is Priyanshi Jain, a forensic educator, YouTuber, and a practitioner. She is associated with Forensic Science Laboratories of the Government of India, who works closely with the central agencies on critical investigations. With her deep expertise, she not only trains aspiring forensic professionals but also plays a significant role in solving real-world cases. Today, she will take us through her journey, debunk common myths, and give us an inside look of what forensic science is really like, beyond what we have seen in serials and movies. So let's welcome Priyanshi Jain. Hi Priyanshi, welcome to my show and it's a pleasure to have you here. Thank you so much for having me here. प्रियांशी, वैसे तो हम लोग एज अ लेमन लैंग्वेज में बोले तो हमें ज़्यादा पता नहीं है कि फॉरेंसिक साइंस क्या होती है। हम लोगों ने उतना ही देखा है जितना सीआईडी में देखा है, जहाँ पे डॉक्टर सालुंके आते हैं और बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, बस हमें उतना ही समझ आता है कि फॉरेंसिक साइंस क्या है। बट आज हम, चूँकि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन इट, प्लीज़ आप हमें बताइए व्हाट इज़ फॉरेंसिक साइंस। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोगों को फॉरेंसिक के बारे में सीआईडी से ही पता चला, बट आई वॉज नॉट द वन जिसने सीआईडी देख के ये फील्ड चूज करी है। Okay. मुझे वो शो अच्छा लगता था बट उसको देख के मैंने अपनी फील्ड चूज नहीं करी है। बेसिकली फॉरेंसिक साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस ओनली इन विच वी अप्लाई एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट साइंसेज, यानी आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हर फील्ड की साइंस की जो टेक्निक्स होती हैं हम उनको अप्लाई करते हैं
टू सॉल्व एनी क्राइम एंड वी वर्क फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारा काम है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके क्राइम को सॉल्व करें और हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए काम करें। ओके, सो अगर हम आपसे पूछना चाहें तो आर देयर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस? Yes, definitely. There are various branches of forensic science. Let's start with forensic biology and serology. ये पहली ब्रांच है, यानी नॉट इन दैट सीक्वेंस बट एक ब्रांच है ऑफ फोरेंसिक साइंस जिसमें हम ब्लड और जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं जैसे कि सीमेन, सलाइवा, पस, फीकल मैटर, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं जो भी हमें क्राइम सीन से कलेक्ट होकर मिली है। दिस इज़ वन ब्रांच। अनदर इज़ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन एनालिसिस करते हैं, जो विसरा होता है बॉडी, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लिवर, स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं। हम इसमें पॉइजन एनालिसिस करके बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की पॉइजन खाने की वजह से मौत हुई है तो किस तरीके का पॉइजन उसने कंज्यूम किया होगा। ओके, सो दिस इज टॉक्सिकोलॉजी। ऐसे ही फिंगरप्रिंट है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, साइबर फोरेंसिक्स इज वन ब्रांच, केमिस्ट्री इज वन ब्रांच जिसमें ड्रग्स का एनालिसिस होता है। सो देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक साइंस। ओके। और अगर हम अब जानना चाहें कि यार डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड डिजिटल फॉरेंसिक साइंस तो क्या होता है ये? सी डिजिटल फॉरेंसिक्स इज पार्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस। ओके, सो डिफरेंस नहीं, मैं ये बताऊंगी फोरेंसिक साइंस के अंदर ही डिजिटल फॉरेंसिक्स एक उसका ब्रांच होता है जिसमें हम डिजिटल एविडेंसेस, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, कंप्यूटर और एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट, या जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हमें मिलती हैं किसी भी क्राइम सीन से, उसमें हम डिजिटल फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हैं। या कोई फ्रॉड का केस है जैसे साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, दिस इज़ द ब्रांच। तो कोई फ्रॉड का केस है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना है, तो ये इस फील्ड के अंदर आता है, इस ब्रांच के अंदर। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वाइड स्कोप कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप किसी भी केस को सॉल्व करते हैं, किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। पर अगर हम फिर से मैं बोलूँ कि अगर हमको लेमैन को अगर समझाना है फॉरेंसिक साइंस, तो मुझे लगता है कि शायद हम कोई केस लें और उसके एग्जाम्पल से अगर आपने समझाएं तो शायद हम बेहतर रूप से समझ पाएंगे। तो वाई डोंट वी स्टार्ट विथ द मोस्ट फेमस जसिका लाल मर्डर केस? उसमें व्हाट वाज द केस और फॉरेंसिक साइंस ने क्या रोल प्ले किया था? ओके, सो जेसिका लाल मर्डर केस काफ़ी पुराना केस है। इसमें ये होता है कि जेसिका लाल वाज द गर्ल, ठीक है, शी वाज मॉडल, और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी दिल्ली में। तो उस पार्टी में उसको बुलाया गया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली वो काफ़ी हाई प्रोफेशनल लोगों की पार्टी थी। तो जो उनको सर्व करने के लिए बुलाए थे वो मॉडल्स बुलाए थे। सो जेसिका लाल वाज द पार्ट ऑफ दैट पार्टी जिसे बुलाया गया था। सो शी वाज सर्विंग अल्कोहल एंड ऑल टू एवरीवन। तो सडनली एक मनु शर्मा नाम का जो व्यक्ति था वो आता है और उसके साथ में और भी लोग थे उसके साथ में। काफ़ी रात हो चुकी थी, काफ़ी लेट हो चुका था। तो मनु शर्मा आता है और जेसिका लाल को अल्कोहल के लिए बोलता है, बट एट दैट टाइम लेट हो चुका था तो अल्कोहल ख़त्म हो चुकी थी। तो शी डिनाइड कि हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो इसी कारण से मनु शर्मा को गुस्सा आता है और वो गन निकालता है। एक गन वो ऐसे खाली करता है हवा में, ठीक है, और दूसरा वो डायरेक्टली उसको शूट कर देता है सर पे, एंड शी डाइज देयर इंस्टेंटली, ठीक है। और ये जो सीन हुआ ये काफ़ी सारे लोगों ने देखा, मतलब उस टाइम पर भी करीब 300 लोग होंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जिस टाइम पे ये चीज़ हुई। वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है बिहाइंड दैट एरिया जहाँ पे वो सर्व कर रही थी, और उसकी बॉडी वहीं पर रहती है। एंड जो हमें सुनने में आया, जो हमने चीज़ें पढ़ी या जो हमने मीडिया में सुना, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है, और पार्टी वॉज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, पार्टी वॉज स्टिल गोइंग ऑन, एवरीवन वॉज देयर, बट आफ्टर दैट जो ऑर्गेनाइजर थी पार्टी की वो आई, उन्होंने देखा कि ओके समथिंग इज़ फिशी है, तो फिर उन्हें बॉडी मिली। तब चीज़ें जब एकदम से माहौल शांत हो गया, सारे लोग चले गए, एंड दे वर लाइक हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो गया है। मनु शर्मा भी वहाँ से भाग जाता है और जिस गन से उसने शूट करा था उस गन को वो किसी दूसरे व्यक्ति को देता है कि इसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय दिस एविडेंस, क्योंकि वही एक एविडेंस था। बुलेट भी होगी डेफिनेटली, उसको मारा तो बुलेट होगी, या तो उसकी बॉडी में या आसपास कहीं बुलेट प्रेजेंट होगी। तो ये चीज़ हुई, फिर वो भाग जाता है वो बाद में। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो जो जेसिका लाल की सिस्टर थी उसने कंप्लेंट फाइल करी थी, और वही जो है इस केस पे पूरा कि वी वांट जस्टिस फॉर जेसिका, क्योंकि सभी को पता था कि मारा किसने है।
बट अब अगेन पावर तो उस वर्क्स है। स्पॉट पे उस समय कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? किसी नहीं। को पता ही नहीं पड़ा कि यहाँ पे मर्डर हो गया? नहीं, एवरीवन डिनाइड कि मैंने नहीं देखा, नहीं मैंने देखा। नहीं देखा, एवरीवन डिनाइड Okay. कि मुझे नहीं So पता। because of the sister, again the case reopened. यस यस। Okay. तो फिर उसके बाद में मनु शर्मा गन के जो ऑब्वियसली जो डिस्ट्रॉय करी गई थी गन, उसे रिकवर किया गया और जो भी एविडेंसेस मिले गन एंड ऑल, उससे ये पता लगाया गया कि वो मनु शर्मा ने ही ये चीज़ करी है और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। सो ही वॉज इन प्रिजन, बट एक ऐसा टाइप का उसके जेल दिया गया जहाँ पे वो बहुत लीनियंसी थी। हाँ, उसे मतलब आप मॉर्निंग टू इवनिंग आप बाहर रह सकते हो, आपको रात में बस आके जेल में रहना है। सो दीज आर दी थिंग्स कि आप इससे अच्छा है आप क्यों ही उसे ये कर रहे हो। जेल में आपने डाला ही क्यों अगर आपको Correct. उसे प्रॉपर सजा नहीं देनी है तो। Correct. और फिर उसके बाद में ज़्यादा इस केस में कुछ हुआ नहीं, स्टिल केस इज गोइंग ऑन। और अभी ऐसा है कि मनु शर्मा को ये ऐसा बोल दिया गया है कि उसको अपने जो भी उसने काम किया उसका पछतावा है। Okay. तो उसे छोड़ दिया गया है कि ठीक है उसने अपनी सज़ा ख़त्म कर ली है। एक्चुअली हमारे कानून में ये चीज़ है भी कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई क्राइम करता है उसे जो है लाइफ सेंटेंस दिया जाता है और वो उस पूरे टाइम पीरियड में अच्छा बिहेव करता है, अपने आप on में the चेंजेस behavioral दिखाता ground. है तो Okay. उसकी सज़ा को कम कम कर कर दिया दिया जाता है। Okay. तो उसी के आधार पे मनु शर्मा की सज़ा को भी कम कर दिया गया और उसकी सज़ा जो है अब ख़त्म हो चुकी है। Okay. बट अभी हमारे जो नए कानून आए हैं न्यू क्रिमिनल लॉज के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया है। अब अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो उसको वो पूरा करना ही होगा, किसी भी बेसिस पे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दिस इज द न्यू क्रिमिनल लॉ। बट प्रियांशी, जैसा आपने ये पूरा केस हमको एक्सप्लेन किया, इसमें फॉरेंसिक का क्या रोल था और ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को आप किस कैटेगरी के अंदर डालते हैं? ये आपका बैलिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा। Okay. क्योंकि हमारा मेजर क्या था उसमें गन शॉट रेसिड्यू, Correct. बुलेट्स, कार्ट्रिज, ये सारे एविडेंसेस जो थे, जो मेजर एविडेंसेस हमें मिले Okay. किसी भी इस टाइप के फायर आर्म वाले जो एम्यूनेशन वाले क्राइम सीन्स होते हैं उनसे। Okay. तो इन्हीं के बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करा, जो बुलेट मिली होगी, कार्ट्रिज मिला होगा, गन पाउडर मिला होगा, और फिर जो गन रिकवर हुई कई दिनों के बाद में उन्हें कंपेयर करा कि क्या ये जो बुलेट है इसी गन से चली थी, ये जो कार्ट्रिज है ये इसी का था, उसको आइडेंटिफाई करा जाता है। जब मैचिंग हो जाती है तब ये प्रूफ होता है कि हाँ ये इसी गन से था। और अब ये गन किससे बिलोंग करती है हम वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इवन हम बैलिस्टिक्स में ये भी देखते हैं कि जो एम्यूनेशन या जो फायर आर्म यूज किया गया है उसका प्रोजेक्टाइल क्या था, यानी कि कितने दूर से मारा होगा, कितने पास से मारा होगा। वुंड एनालिसिस भी हम ऐसे बोलते हैं। वुंड जो होता है, आपको जो वुंड हुआ है बुलेट से, उसके बेसिस पे हम ये एनालाइज करते हैं कि वो कितनी दूर से मारा गया होगा, कितने पास से मारा गया होगा, कलर एंड शेप एंड साइज ऑफ द वुंड, पूरा बॉडी का जो वुंड है उस पर हम एनालिसिस करके ये पता लगा लेते हैं कि क्या होगा। फिर हम इसे रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं, क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करके हम कंफर्म करते हैं कि हाँ ये इस तरीके का जो है इवेंट ऑफ क्राइम यहाँ पे हुआ होगा, दीज वर द इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम। बट फिर ऐसा क्यों, जब फॉरेंसिक साइंस इतनी एडवांस है और हम इससे बिल्कुल पता कर सकते हैं कि किस तरह का मर्डर हुआ है या किसने किया है, इसके बाद भी फिर ऐसी क्या चूक रह जाती है कि हम केसेस सॉल्व नहीं कर पाते? जिस तरह की हमने देखा है कि शीना वोरा केस, इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या केस था और फॉरेंसिक साइंस के होने के बावजूद भी केसेस को जस्टिस मिलने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? See, शीना वोरा केस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड द मिस्टीरियस केस Correct. जो मैंने आज तक पढ़ा है। क्योंकि इस केस में जो है इतना कॉम्प्लिकेशन है कि आज तक ये क्लियर नहीं है कि आखिरकार शीना वोरा के फादर कौन है। एग्जैक्टली। कि शीना वोरा की जो मदर है इंद्रानी मुखर्जी, उनका कहना था कि बहुत सारे उन्होंने अपने न्यूज़ इंटरव्यूज़ में और मीडिया में ये चीज़ बोली है, और उनकी जो बुक उन्होंने खुद लिखी थी अनस्पोकन ट्रूथ ऐसा करके उनकी जो बुक थी उसमें उन्होंने ये चीज़ खुद मेंशन करी है कि जब वो छोटी थी तो उस टाइम पे उनके फादर ने उनका रेप किया था, और जिसकी वजह से शी गॉट प्रेग्नेंट। एंड शीना वोरा जो है वो, अगर देखा जाए तो उसके ही फादर, इंद्रानी मुखर्जी के फादर और शीना वोरा के फादर आर सेम। ये चीज़ उन्होंने खुद बोली है। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, उन्होंने ये भी बताया है कि उनके फादर ने आई थिंक 2 टाइम रेप किया है उनका। ये चीज़ उन्होंने खुद बोली है। बट जब DNA टेस्टिंग वगैरह हुई तो ये चीज़ सामने आई कि स्टिल नॉट क्लियर
कि उसके फादर जो हैं इंद्रानी के फादर ही थे या फिर जो इंद्रानी का फर्स्ट रिलेशनशिप था, स्टिल नॉट क्लियर कि वो फर्स्ट रिलेशनशिप जो था वो उसका हस्बैंड था या फिर बॉयफ्रेंड था या फिर क्या रिलेशन था, रिलेशन इज स्टिल नॉट क्लियर। बट हाँ, उसमें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि वो उसका फर्स्ट हस्बैंड उसका फादर है शीना का या फिर इंद्रानी के फादर ही उसके फादर हैं, स्टिल नॉट क्लियर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने कितनी बार सुना कि वो बहन है या हाँ। उनकी मदर हैं, ये मिस्ट्री ही सॉल्व नहीं हो पाई। तो फॉरेंसिक का क्या रोल था ये जानने में कि एक्चुअली शीना बोरा का मर्डर कैसे हुआ और किसने किया। ओके, तो शीना बोरा का मर्डर किसने किया ये तो अभी भी क्लियर नहीं है, बट स्टार्ट कैसे हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ कि उसकी वो गायब हो जाती है, उसका पता नहीं लगता है। फिर इसके बाद में जो है कंप्लेंट फाइल होती है। कौन करता है कंप्लेंट? कोई बोलता है इंद्रानी मुखर्जी ने खुद कंप्लेंट करी है, कोई कहता है कि नहीं उसका जो भाई था उसने कंप्लेंट करी है। सब अपना अपना बोलते हैं, बट हाँ कहीं से तो कंप्लेंट आई होगी, तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। तो उसकी बॉडी रिकवर होती है। उसके बाद में जो है बॉडी की हालत जो थी उससे ये आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो रहा था कि वो किसकी बॉडी है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे हमें आइडेंटिटी प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप बॉडी पुरानी हो चुकी है, स्केलेटल रिमेन है या पूरी डिकम्पोज्ड है, डिग्रेडेड बॉडी है, तो इस केस में हम फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन अभी के टाइम पे तो अब डिजिटल पूरा प्रोसेस हो चुका है। फेशियल सुपर इम्पोजिशन टेक्निक्स होती हैं जिसमें हमने जो स्केलेटन है उसके हम पहले ये चेक करते हैं कि मेल स्केलेटन है या फीमेल स्केलेटन है। अगर फीमेल स्केलेटन आइडेंटिफाई हुआ तो क्या वेट होगा, क्या हाइट होगी, क्या एग्जैक्टली उसमें पूरी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद में जो है अब हम आएंगे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पे कि किसकी बॉडी हो सकती है। तो हम ये भी मार्क्स देखते हैं कि स्केलेटन पे कोई ऐसी इंजरी है या मार्क है जो हमें देखने मिल रहा है। मान लो अगर किसी को गोली मारी गई है तो उसके स्केलेटन पे कहीं ना कहीं आपको वो इंजरी का मार्क दिखेगा। या किसी को जो है चाकू से मारा गया है तो वो भी जो स्केलेटन पर मार्क्स दिख जाएंगे। तो ये पूरा आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर हम स्कल सुपर इम्पोजिशन टेक्निक का यूज़ करके उसे डेवलप करते हैं कि वो एग्जैक्टली पर्सन कौन है। तो इस तरीके से टेक्निक्स का यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन करा कि, और डीएनए एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो डीएनए एनालिसिस हुआ था शीना बोरा की ही केस में। ओके, तो डीएनए से आइडेंटिफाई हुआ कि ये बॉडी शीना बोरा की ही है। ओके, दिस वॉज प्रूव्ड। आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड और उसके बाद में ये बोला गया कि जो इंद्रानी मुखर्जी है, इंद्रानी मुखर्जी का ड्राइवर पकड़ा गया था एक्चुअली में। तो उस ड्राइवर ने ये कन्फेस किया, ड्राइवर को किसी और जुर्म में पकड़ा गया था, उसने कुछ और क्राइम किया था। बट डर के मारे उसने ये चीज भी बता दी। तब ये चीज क्लियर हुई कि ओके ऐसा हुआ था। उसने बताया कि जो इंद्रानी मुखर्जी है उसने ही अपने बेटी को मारा है, क्योंकि वो जब ये सब कर रहे थे तो वो ड्राइवर इंक्लूडेड था उस क्राइम में। तो उसने ये चीज बताई, तब जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। और अकॉर्डिंग टू इंद्रानी मुखर्जी, शी इज क्लेमिंग कि उसने नहीं मारा। तो इंद्रानी मुखर्जी का बेटा था जिसके साथ शीना बोरा का अफेयर था। तो इंद्रानी मुखर्जी को उस अफेयर से प्रॉब्लम थी। They both were engaged also और उनकी शादी होने वाली थी। Okay, they were not real brother and sister. Obviously उसका जो अदर हस्बैंड, सेकंड हस्बैंड, हाँ उसका बेटा था। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था और उससे इंद्रानी मुखर्जी को प्रॉब्लम थी और इसीलिए उसने अपनी बेटी को मारा, ऐसा बोला गया। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी। और इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसने अपनी सज़ा भी ख़त्म कर ली है। केस अभी भी चल रहा है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी ये चल रहा है। इवन अभी लेटेस्ट इंद्रानी मुखर्जी ने जो है कोर्ट में अपील करी थी कि वो फॉरेन कहीं जाना चाहती है टू ट्रैवल, तो कोर्ट ने वो अपील को रिजेक्ट कर दिया। दिस इज़ द लेटेस्ट, अभी ये कुछ महीने पहले की ही ये बात है। तो अभी भी वो केस चल रहा है और इंद्रानी मुखर्जी इज द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, इंक्लूडिंग हर सेकेंड हस्बैंड ऑल्सो। He was also part of हाँ, it. पीटर मुखर्जी ने पीटर लेकिन मुखर्जी बिल्कुल मना कर दिया कि मेरा इस I'm केस not से part कोई of भी लेना देना नहीं है। सो दैट्स इट, दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी एंड इट इज स्टिल अनसॉल्व। ये अभी भी मिस्ट्री बना है। लेट्स सी कि शीना बोरा को जस्टिस मिलता है या ये ऐसे स्टोरी अभी भी घूमती रहेगी। बट एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट टू यू प्रियांशी कि हमारा फॉरेंसिक साइंस इतना एडवांस है, फॉरेंसिक साइंस के होने के बावजूद भी इतने सारे केसेस जो अनसॉल्व रह जाते हैं कि हमें जस्टिस नहीं मिलता है। व्हाट इज द रीजन यू थिंक? सी एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम हमारे इंडिया में क्या है, थोड़ा सा कंटामिनेशन की इशू आता है कि एविडेंसेस प्रॉपर्ली कलेक्शन प्रिजर्वेशन। आई थिंक दिस हैपेंड मेजरली इन द आरुषि तलवार केस। व्हाट वाज दैट केस? और उसमें ये कंटामिनेशन के बारे में बहुत
आया है और वो भी केस अनसॉल्व ही है अभी हाँ तक। हाँ। तो आरुषि तलवार केस में भी यही हुआ था कि आरुषि तलवार जो थी वो अपने कमरे में मॉर्निंग में डेड पाई जाती है, ठीक है। Okay. जैसे उसके पेरेंट्स एंटर होते हैं तो उन्हें दिखता है कि उनकी बच्ची जो है बेड में डली हुई है, पूरा खून ब्लड में सोक्ड है वो। तो उसके बाद में जो है पुलिस को बुलाया जाता है। तो क्या होता है, पुलिस एंटर कर जाती है। इवन पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि थोड़ा ऑब्वियसली इमोशंस की वजह से वो खुद भी अपने एविडेंसेस वहाँ छोड़ देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। और आस पड़ोस के लोग सारे आ जाते हैं देखने के लिए। तो अगेन दिस इज ऑल कंटामिनेशन। एक भी इंसान अगर वहाँ खड़ा हो रहा है, इवन इफ यू आर नॉट टचिंग एनीथिंग, आपका वहाँ पे ट्रेस एविडेंस छूट चुका है। इवन इफ यू आर नॉट टचिंग एनीथिंग, ओके। तो वहाँ पे कंटेमिनेशन हो चुका है। मान लो वहाँ पे फुटप्रिंट्स प्रेजेंट थे, इफ मल्टीपल पीपल आर वॉकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, वो फुटप्रिंट्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब हमें फुटप्रिंट्स तो बहुत ही कम मिलते, 40% ऐसा होता है कि हमें किसी क्राइम सीन से फुटप्रिंट्स मिल जाएं, क्योंकि वही प्रॉब्लम है कि कंटेमिनेट हो जाते हैं, कोई ना कोई उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आरुषि तलवार के केस में भी यही हुआ। फिर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा एंड दे बिल्ड देयर ओन Stories on assumptions. Yeah. So this case was completely based on circumstantial evidences. Correct. So what are circumstantial evidences? इसका मतलब होता है कि हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन जो भी लोग बातें बता रहे हैं, जो भी उन्हें दिख रहा है, उसके बेसिस पे उन्होंने जो है ये स्टोरी फ्रेम करके बताई है कि हाँ ऐसा 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 हो सकता है। These are circumstantial evidences कि ठोस सबूत आपके पास अभी भी नहीं है, you don't have that physical evidence. Okay. सिर्फ आप circumstantial evidence कि अच्छा ऐसा मुझे सीन दिखा है, पेरेंट्स जो थे वो बाजू वाले रूम में थे और आपकी बेटी की बाजू में मौत हो जाती है और आपको आवाज भी नहीं आती है। पेरेंट्स का कहना था एसी बहुत तेज था, इस कारण से हमें सुनाई नहीं दिया। और पेरेंट्स ने सीधे यही क्लेम करा हेमराज ने मारा है। हाँ, उन्होंने सीधे यही बोला हेमराज ने मारा है और हेमराज मार के भाग गया है। भाग गए। फिर जब हेमराज गायब हो गया, हेमराज नहीं मिला, तो हेमराज के बारे में जो है जांच पड़ताल स्टार्ट करी गई। तो उसका कोई नोन उसी जगह पे रहता था, उसको पकड़ा गया, उसको बहुत मारपीट करके पूछा गया। उसने कहा मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता हेमराज कहाँ है और मेरी लास्ट टाइम इस दिन उससे बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई बात। फिर पुलिस का ही कोई ऑफिसर आता है, ठीक है, और वो टेरेस पे जाते हैं। उन्हें दिखता है कि टेरेस पर जो है कुछ बंद दिख रहा है ऊपर। ओके, देयर वाज समथिंग सस्पिशियस। ओके, एक्चुअली में लोगों ने बोला भी था कि यहाँ पे ब्लड के स्टेन्स हैं। पुलिस वालों को बोला था कि यहाँ ब्लड स्टेन्स हैं, आप देखो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो होगा कुछ। दे जस्ट इग्नोर्ड दैट। बट आफ्टर फ्यू डेज जब पुलिस के और कोई हायर अथॉरिटीज आते हैं तो उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया। अगेन उन्होंने सेम चीज देखी और उन्होंने सेम चीज बोली। सो और फिर जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो ऊपर खोला गया, ऊपर देखा गया टेरेस पर हेमराज की बॉडी मिली। अब अभी बोल रहे थे उनके पेरेंट्स की हेमराज ने मारा है, लेकिन अब हेमराज की बॉडी ही टेरेस पे, तो अब किसने मारा है? डबल मर्डर केस। यस, एग्जैक्टली। और द मॉडस ऑपरेंडी, दैट मीन्स द मैनर ऑफ किलिंग वाज कंप्लीटली सेम। ओके, हेमराज को भी हेमराज उसी वेपन से मारा और आरुषि को भी उसी वेपन से मारा, जो सेम तरीका था उसका। सेम तरीका था, मार्क्स जो थे वेपन के वो सेम थे थे कि सेम वेपन से ही इसको मारा गया है। Okay. तो ये चीज हुई। अब हेमराज की बॉडी मिली, अब काफी दिनों बाद बॉडी मिली थी, तो बॉडी में भी जो है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया था, तो आइडेंटिफिकेशन उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब आरुषि के फैमिली से किसी को बुलाया गया आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप ये बॉडी आइडेंटिफाई कर लो, दे शुड हैव आइडेंटिफाइड एकदम इन 1 सेकेंड कि हाँ ये हेमराज ही है। इवन आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑल्सो आप बॉडी का जो लुक होता है वो देख के बता सकते हो, बट दे सेड वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट। उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम नहीं कर पा रहे हैं आइडेंटिफाई कि ये कौन है। फिर बाद में पता चला कि ये हेमराज ही है। तो यहाँ पे अब डबल मर्डर हो गया। अभी तक तो आरुषि का मिस्ट्री सॉल्व हुई नहीं थी, हाँ, दूसरी यहाँ पर आ गई। इसके बाद में इस केस को सीबीआई को हैंडल कराया जाता है। तो सीबीआई को जब हैंडल कराया गया, पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपीट होता है, सारे एविडेंसेस को वापस देखा जाता है और कहीं ना कहीं जो है ये हाँ यहाँ पर इनका नार्को टेस्ट होता है। और भी सर्वेंट थे इनके, उनका नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट इज आप एक ड्रग देते हो विच इज सेडेटिव, यानी कि आप जो है अनकॉन्शियस होते हो बट नॉट कम्प्लीटली। इतने आपको जो पूछा जाएगा आप उसका जवाब दे पाओगे। और उस ड्रग को देने के बाद क्या होता है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम फ्रेम करते हैं। ओके, बट वो ड्रग जब देते हैं तो हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि हम फ्रेम कर पाए। तो जो हमारे दिमाग में है
वही हम बोलेंगे। ओके। तो नार्को टेस्ट किया गया, तो Okay. नार्को टेस्ट में कई सारी चीजें सामने आने लगी थी कि क्या हुआ था। जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने भी कुछ चीजें जो है बताई, बट नार्को टेस्ट इज नॉट 100% रिलायबल। वो भी एक आपका जो है एविडेंस है, बट वो सिर्फ एडिशनल एविडेंस है, यानी Okay. कि आप बोल सकते हो लिंक कर सकता है किसी चीज को, उसके बेसिस पे हम कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग, बट उनके जो भी स्टेटमेंट्स थे वो इतने ज़्यादा सही नहीं माने गए, और ऐसा बोला गया कि इनको जो है ज़बरदस्ती ये चीज़ बुलवाई गई है। इट वाज Forced. लाइक लीडिंग क्वेश्चंस Leading पूछे question गए पूछे गए। विच आर नॉट अलाउड। आप Okay. लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो, तो लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की वजह से वो नार्को टेस्ट जो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं माना गया। आफ्टर दैट स्टोरी पूरी ही बदल जाती है। पहले भी पेरेंट्स पर आया था, फिर सडनली जो बाकी के सर्वेंट है उस पर आ गया, फिर वापस स्टोरी घूमती है और घूम के पेरेंट्स parents पर ही पे आ बात गई। आ जाती Okay. है। तो एक उनका भी मैंने देखा था, पेरेंट्स का भी एक मैंने इंटरव्यू देखा था। अकॉर्डिंग टू देम दे आर सेइंग कि हमने नहीं किया है। ऑब्वियसली नोबडी विल से कि उन्होंने ये चीज़ करी है। सो इट इज स्टिल नॉट क्लियर कि आरुषि को आखिर मारा किसने किसने? है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली आरुषि। हेमराज हेमराज को- की exactly, बात ही nobody कोई is नहीं talking करता about है, them, बिकॉज correct. ही वॉज द सर्वेंट। Exactly. तो उसके बारे में कोई बात बात नहीं ही नहीं करता है। करें। अभी भी आरुषि आरुषि आरुषि, सिर्फ उसे ही सॉल्व करना है। वेयर इज हेमराज? हेमराज, he is nowhere in the picture. या बट सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे पेरेंट्स को सजा हो गई, फिर उन्हें कोर्ट ने वापस रिहा भी कर दिया। बट इस केस में आपको नहीं लगता कि पुलिस की लापरवाही से एग्जैक्टली। कितने एविडेंसेस जो सच को बाहर ला सकते थे वो बात नहीं हो पाई? बिल्कुल सही बात है। एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करा गया, इवन बॉडी को भी जल्दी ही जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, आरुषि की बॉडी का। तो ये हमारा इंडियन कल्चर है, सो ऑब्वियसली मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकती, बट स्टिल आई वुड से कि अगर ऐसा कोई सस्पिशियस केस है थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको मल्टीपल एविडेंसेस मिलेंगे। अगर आप सच में किसी को जो है जस्टिस दिलाना चाहते हो, तो किसी भी क्राइम सीन पे अननेसेसरी आप मत घूमो, उसको खराब मत करो, क्योंकि फिर वो केस सॉल्व होना नामुमकिन हो जाएगा। और अब इस केस में तो बिल्कुल मैं ये खुले में बोल सकती हूँ कि पुलिस की लापरवाही 100% थी। उनकी गलतियां थी, उन्होंने बहुत लीनियंटली इस केस को लिया और उन्होंने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली कि इन्होंने ही मारा है, बस हमें इनको ही फ्रेम करना है। तो वो उसी के अराउंड घूम रहे थे। वो आगे पीछे जो है उन्होंने आंख बंद कर ली थी कि टेरेस तक नहीं देखा, विच वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। इतना बड़ा ब्लंडर कोई कैसे कर सकता है कि एक क्राइम सीन है, वो पूरा घर आपके लिए क्राइम सीन है, आपको उसको सील कर देना चाहिए और एक एक कोना सर्च करना चाहिए। बट दैट वाज द ब्लंडर, बिगेस्ट ब्लंडर बाय पुलिस अथॉरिटीज। और उसी की वजह से जो है बारिश हो गई थी और टेरेस पे बारिश की वजह से एक हैंडप्रिंट मिला था, जो कि वॉल पे प्रेजेंट था। वो हैंडप्रिंट इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप उसमें से फिंगरप्रिंट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, और अगर फिंगरप्रिंट्स मिल जाते तो हमें ये पता लग जाता कि भाई ये किसके फिंगरप्रिंट हैं और कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। बारिश की वजह से वो पूरा बह गया और जो बचा कुचा एविडेंस था वो कलेक्ट करके भेजा गया। अब उसमें से आप कितना ही आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो फॉरेंसिक साइंस आपको तब तक हेल्प कर सकता है जब तक आप लेस कंटेमिनेशन, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि विदाउट कंटेमिनेशन चीज़ें मिल जाएं, बट लेस कंटेमिनेशन के साथ में आप अगर एविडेंस भेजते हो तो 100% आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। बट इफ इट इज़ कंटेमिनेटेड देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको कहीं पे लगता है प्रियांशी ऐसा कि फॉरेंसिक टीम को इमीडिएटली केस में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जितने भी ये सब चीज़ें कंटेमिनेशन का जो बात आपने कही है ये ना हो, और जितने भी सबूत हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके? एग्जैक्टली। तो अभी रूल्स भी आए हैं, हमारा जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है उसके अनुसार ऐसा कोई भी केस जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, उन हर केस में फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है, क्योंकि हमें देखने को यही मिल रहा था कि पुलिस के पास डेफिनेटली हम ही उन्हें ट्रेन करते हैं, तो एक्सपर्ट्स हम हैं, उन्हें हम ट्रेन कर रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि हर केस में फॉरेंसिक टीम नहीं जाती है? नहीं, 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का जिनमें प्रावधान है उन्हीं केसेस में जाती है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक जितने तो फिर जो दूसरे केसेस हैं उनमें फिर कौन ये सब चीज़ कलेक्ट पुलिस ही करती है। ओके। हाँ, पुलिस ही करती है।
तो जब तक until and unless they don't feel like कि हमें फोरेंसिक टीम की रिक्वायरमेंट है तो वो पुलिस ही करती है. So But are they trained into this? yes, yes, definitely उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, how to collect evidences, how to preserve the crime scene and complete crime scene management उन्हें सिखाया जाता है. Okay. So they are trained but only for few months. Okay. तो थोड़ा सा क्या होता है कि एक एक्सपर्ट अलग होता है और एक आप 2-4 महीने की ट्रेनिंग लेके जा रहे हो, तो देयर इज अ डिफरेंस. हाँ, अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर है जो काफी सालों से इस चीज में है, दे नो कि हमें चीजें कैसे करनी है. बट अगर कोई न्यू है और थोड़ा सा ही ट्रेनिंग लेके गए हैं, सो उनकी वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. बट अभी मैं प्रेजेंटली देख रही हूँ काफ़ी चेंजेस आए हैं, पुलिस भी काफ़ी अवेयर हुई है और उन्हें एजुकेट करने के लिए भी और चीज़ें की जा रही हैं, जिससे कि इवन हम उन्हें जो है पहले टेक्निक्स यूज़ करना नहीं आता था, न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना नहीं आता था, बट अब उन्हें बार बार जो है सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सो दैट दे ऑल्सो नो कि एक क्राइम सीन पे हमें काम कैसे करना है. जितना ज़्यादा आप एजुकेट करोगे उतना ज़्यादा क्राइम सॉल्व होना आसान हो जाएगा और स्पीड अप हो जाएगी चीज़ें. प्रियांशी, आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए एनालिसिस एंड प्रोफाइलिंग ऑफ क्रिमिनल्स? ओके, सो डीएनए एनालिसिस ऐसे होता है कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे कि क्राइम सीन से हमें हेयर मिला. ओके, हेयर इज विद फॉलिकल, रूट के साथ में मिला है, तो हम उस फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. उस फॉलिकल में से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं. Okay. हमें किसी भी क्राइम सीन से डीएनए नहीं मिलता है, हमें क्राइम सीन से मिलते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं. Okay. तो डीएनए एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होती है. हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा, अब हम डायरेक्टली उस इतने से डीएनए पे हम कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं या हम एनालिसिस नहीं करते हैं, हम उसकी कॉपीज बनाते हैं, मल्टीपल कॉपीज. Okay. पीसीआर टेक्निक होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, विच इज अ एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, जिसमें हम उस छोटे से डीएनए को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी कॉपीज बनाते हैं, फिर हम कॉपीज पे जो है एनालिसिस करते हैं और हम मैचिंग करते हैं. अब मैचिंग ऐसे होता है कि 99.9% डीएनए इज सेम ऑफ एवरीवन. ओके, इतना डीएनए सेम होता है, ओनली 0.1% इज डिफरेंट और हमें वही आइडेंटिफाई करना है. तो VNTR होता है, जिसमें हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो रिपीट होके जो आपको मिल रहा है सीक्वेंस, उसी में आपको एक सीक्वेंस मिलेगा विच इज़ डिफरेंट, और वही जो 1% 0.1% डिफरेंट है, उसी से हम मैचिंग करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि ओके ये इस पर्सन का डीएनए है. अब हमें हेयर मिला है, अभी हमारे पास में क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वी डोंट हैव. अब हमने तो डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली, बट हम मैच किससे करें? तो हमें पहले सस्पेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि ओके दिस पर्सन इज द सस्पेक्ट, तो हम इस सस्पेक्ट का भी हेयर सैंपल लेंगे. अगेन वी विल डू द कंप्लीट सेम प्रोसीजर, फिर हम मैचिंग करेंगे. मैच करने के बाद में हम ये चीज़ बताते हैं कि ओके इतना परसेंट मैच हो रहा है, यानी कि हाँ ये इसी पर्सन का डीएनए है. दिस इज हाउ कंप्लीट डीएनए टेक्निक वर्क्स. तो कोई भी ऐसा केस है जिसमें आपने डीएनए टेक्निक को यूज करके उस केस को सॉल्व किया हो? ओके, सो ऑब्वियसली मैंने नहीं किया है, बट जनरली हर केस में डीएनए प्रोफाइलिंग होती ही है. Okay. क्योंकि जब आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करना हो, आपको ब्लड मिला हो, सीमेन मिला हो, सलाइवा मिला हम हो. इस केस को शायद जो निठारी केस था, शायद हम Exactly. उससे ज्यादा बेहतर समझ सकें. बिल्कुल बिल्कुल. तो व्हाट वाज दैट केस, और आई थिंक इट वाज वेरी हीनियस. शायद सोच के सुन के भी हमें बहुत वो लगता है. तो आप उस केस के बारे में बताइए और कैसे आपने डीएनए एनालिसिस को वहाँ पे यूज किया था. ओके, तो निठारी नोएडा सीरियल मर्डर 2006, ये वो केस है जहाँ पे 2 लोग मेजरली इन्वॉल्व थे, सर्वेंट और वो उस द ओनर ऑफ द ओनर. तो वहाँ पे निठारी गांव है जहाँ पे एक बंगलो था, बहुत बड़ा बंगलो था. मालिक ज़्यादा रहता नहीं था, सर्वेंट ही उसको हैंडल करता था. मालिक कभी कभी आता था और चला जाता था. तो उस गांव के बच्चे गायब हो रहे थे. तो बच्चे गायब हो रहे हैं बैक टू बैक, हर एज के. ठीक है, 16 साल से अप्रॉक्स इतना ही देखा गया कि आपके 12, 13, 14, 15, 16 से लेके 18 साल तक के जो बच्चे हैं ये कंटिन्यूसली गायब हो रहे हैं. तो एक पायल नाम की लड़की गायब होती है. अब अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड एवरीथिंग जो हमें पता चला कि वो लड़की जो थी वो रिक्शे से लौट रही थी और वो उस कोठी बोलते हैं वो जो थी, उस कोठी के सामने रुकती है और उसके पास चेंज नहीं होते हैं रिक्शे वाले को देने के लिए. तो वो उस कोठी में जाती है चेंज लेने के लिए और वो वापस नहीं आती है. तो उसके बाद में वो रिक्शा वाला उस कोठी में जाके पूछता है कि वो एक लड़की आई होगी, एंड सर्वेंट था, उसने डिनाई कर दिया, यहाँ कोई नहीं आया है. अब कुछ नहीं कर सकता, रिक्शा वाला चला गया भाई वहाँ से. आफ्टर फ्यू डेज जो पायल के पिता थे उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर कराने की कोशिश करी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, नहीं लिखी गई उनकी कंप्लेंट.
जनरली यही हो रहा था कि पुलिस स्टेशन में बच्चे गायब हो रहे थे, कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी, और लिख भी लेते थे तो उतना उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते कर थे। रहे थे। क्यों नहीं करते थे नहीं पता मुझे, बट नहीं हो रहा था इन्वेस्टिगेशन। बट पायल के फादर ने इनिशिएट करा कि मैं खुद करवाऊंगा। उन्होंने स्टेप लिया और फिर रजिस्टर कराई कंप्लेंट, ठीक है, कुछ प्रेशर डाल के रजिस्टर कराई कंप्लेंट। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, तब फिर जो है ये पता चला कि इस लोकेशन तक, यानी इस कोठी तक तो बच्चे जो है देखे गए हैं, इसके बाद नहीं देखे गए, यानी इस पर्टिकुलर लोकेशन में ही कुछ गड़बड़ है। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। अब उस कोठी के पास में एक नाला था, तो जब उस नाले की जांच पड़ताल हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो वहां से बॉडीज मिलना स्टार्ट हुई। बॉडीज कैसी थी? अब हड्डियां मिल रही हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का थोरेसिक पार्ट मिल रहा है। तो पूरी बॉडी तो मिल नहीं रही थी, अलग अलग पार्ट्स मिल रहे थे। क्योंकि ये क्या करता था वो मैं बाद में बताती हूँ, मैं पहले यही कंप्लीट करती हूँ कि पार्ट्स मिल रहे थे तो पुलिस ने उन पार्ट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करा। जब उन्होंने उसको अरेंज करा, उन्होंने देखा ये एक बॉडी नहीं है, ये मल्टीपल बच्चों की बॉडी है। तो उससे जो है उन्होंने नंबर निकालना स्टार्ट करे, चेक करा कि कितने बच्चे मिसिंग जा रहे हैं। तो जो बॉडीज मिली हैं उसमें करीब जो अभी तक नंबर बताया गया 16 से 17 बच्चे बताए गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे गायब हुए हैं जिनकी बॉडीज के रिमेन्स मिले भी नहीं हैं। तो ये चीज़ जब हुई तो उस बंगलो का मालिक और सर्वेंट, उन दोनों का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि वही मेन सस्पेक्ट थे। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया सर्वेंट ने कि वो बच्चों को So the owner was not involved. It was his ओनर servant. वाज इन्वॉल्व। Okay. ओनर वाज उनको भी इन्वॉल्व। हाँ, तो वो क्या करता था, सर्वेंट ने ये चीज़ बताई कि मैं बच्चों को किडनैप करता था, ठीक है, फर्स्ट क्राइम किडनैपिंग। सेकेंडली उन बच्चों को मारता था, मर्डर। थर्ड थिंग, उन बच्चों की डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करता था, विच इज़ नोन एज नेक्रोफीलिया। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे जो डेड बॉडी के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, नॉट विद द लिविंग बॉडी, डेड बॉडी। तो मारता था, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था, इवन फिर उन्हें पकाकर खाता भी था। सो ही एक्सेप्टेड दिस कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है। और जो सेक्सुअल असॉल्ट वाला चीज़ है उसमें मालिक भी इन्वॉल्व था। मालिक का ये कहना है कि बस उसने एक ही क्राइम किया है, और नेक्रोफीलिया का चार्ज उस पर नहीं है डेड बॉडी के साथ, बट हाँ सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज है। और ये पूरा उन पे केस लगे, ठीक है, उनके ऊपर जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन चला, मालिक के ऊपर, सर्वेंट के ऊपर, और दोनों के ऊपर अलग अलग नंबर ऑफ चार्जेस लगाए गए। उसके बाद में जो है इन पे केस जब चला, अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मालिक को पहले ही बरी कर दिया था, ठीक है, और लैक ऑफ एविडेंसेस बोलकर, और जो हाई प्रोफाइल केस था, हाँ, और जो ये था सर्वेंट था, इसको भी अभी रिसेंटली बरी कर दिया गया है, अगेन लैक ऑफ एविडेंसेस बोलकर। बट सीबीआई ने जो है इस केस पे री इन्वेस्टिगेशन किया जाए और वापस जो है इस केस को ओपन कराया गया है कि अभी ऐसा हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको बॉडीज मिल रही हैं, उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है और आप बोल रहे हो लैक ऑफ एविडेंस, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो फॉरेंसिक साइंस का रूल इतना ही है कि आपको बॉडीज मिली, हमने आइडेंटिफाई कर दिया, हमने जो है प्रोफाइलिंग कर दी, हमें प्रोफाइलिंग से पता चल गया कि ये कौन कौन था, हमने ये पूरा रिपोर्ट बना के दे दिया। अब तो काम किसका है? बाकी की अथॉरिटीज का है। So forensic science doesn't play any role in justice. नो डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग जस्टिस, बिकॉज हम रिपोर्ट लिख के दे रहे हैं। कि आपने पूछा कि ये जो ब्लड सैंपल आपने दिया है हमें, आपने बोला ये आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि जो हमारा स्टैंडर्ड है, यानी क्वेश्चन और स्टैंडर्ड मैच हो रहा है या नहीं। सस्पेक्ट का हमारे पास में आया, सस्पेक्ट और जो हमें क्राइम सीन से मिला है, हमने मैचिंग करके आपको दे दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ सस्पेक्ट का और ये ब्लड जो है वो मैच हो रहा है, ये हमने प्रूफ करके दे दिया। दिस इज द मेजर रोल, क्योंकि जो कुछ भी काम होता है, जितना भी कोर्ट में रिपोर्ट्स एक्सेप्ट होती हैं, जो एविडेंसेस, वो एविडेंसेस हम रिपोर्ट लिखकर देते हैं, उसी रिपोर्ट के बेसिस पे कोई भी जो क्राइम प्रोसीजर है या क्राइम सॉल्व होता है उसी रिपोर्ट के बेसिस पे होता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट रिपोर्ट है। Correct. इसके बाद में एक्सपर्ट को कोर्ट में भी बुलाया जाता है टू एक्सप्लेन दैट रिपोर्ट, कि आप जो है अपनी एक्सपर्ट टेस्टिमनी दो। एक्सपर्ट टेस्टिमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिलायबल। तो हमारा रोल बहुत बड़ा है कि पूरी रिपोर्ट हमारी जा रही है, एक्सपर्ट टेस्टिमनी हमारी जा रही है, उसी के बेसिस पे सॉल्व हो रहा है। अब एट द एंड वर्डिक्ट तो कोर्ट देगा ना, तो उनका जो डिसीजन होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है। बट फॉरेंसिक साइंस ने ऑलमोस्ट फुल केस सॉल्व करके आपको दे दिया है। फिर वो कहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रही है कि किसी को जस्टिस नहीं मिलता?
सी एवरीवेयर देयर आर लूप होल्स। हाँ, क्या है ये लूपहोल? कई सारे लूप होल्स हैं हर जगह पे। अगर सभी अपने एथिक्स पे स्टे करें, सभी जो है प्रॉपर तरीके से और थोड़ा सीरियस लेके चीज़ों को सॉल्व करें, इंस्टेड की जस्ट हम ये सोचें कि चलो जो है हम इसके फेवर में दें या उसके फेवर में दें। इट्स नॉट अबाउट फेवरिज्म और फेवरेटिज्म, इट्स अबाउट कि जो व्यक्ति गया है आप उसको जस्टिस दो। अब मेन कौन बैठा है वहाँ पे? जज बैठा है जस्टिस देने के लिए। वो सबकी बातें सुनेंगे, वो सबकी चीज़ें सुनेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट्स देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे वो वर्डिक्ट देंगे। ये केस भी चल रहा है अभी, क्योंकि इस पे भी जो है हर कोई नए नए एविडेंसेस कुछ ले आता है, नई बातें कुछ ले आता है, जिसकी वजह से केस जो है पेंडिंग जा रहा है ना। किसी का ऐसा फॉल्ट भी नहीं बोल सकते हैं कि इसका फॉल्ट है या उसका फॉल्ट है, बट एट द सेम टाइम प्रोसीजर इज वेरी स्लो। एग्जैक्टली। थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर ये हाई प्रोफाइल केसेस के कारण ऐसे छोटे छोटे कितने केसेस Cases हैं, हैं कितने लोगों जो की pending ही हैं। हर दिन मौत हो रही है, हर दिन रेप हो रहा है, हर दिन कितना कुछ हो रहा है। Correct. लेकिन ये हाई प्रोफाइल केसेस के चक्कर में वो केसेस पेंडिंग जा रहे हैं। और आपको लगता है चूंकि इतना लंबा टाइम जस्टिस को लग जाता है और बीच में काफ़ी टैम्परिंग भी होती है एविडेंसेस के साथ में, तो जैसा हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी एविडेंस को टैम्पर किया जाता है, स्पेशली इन द हाई प्रोफाइल केसेस, तो क्या ऐसा असलियत में होता है? मैं एक प्रोसीजर बताती हूँ हाँ। आपको कि एविडेंस कैसे कैसे हम तक पहुँचता है और फिर Okay. रिपोर्ट पहुँचती है। Okay. तो एक क्राइम हुआ, ठीक है, वहां पर पुलिस गई, उसके बाद फोरेंसिक टीम आती है। पहले पुलिस पहुंचती ओके, है, तो फर्स्ट पीपल आर पुलिस। ओके, वहां पहुंचती है, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। Okay. उसके बाद में हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे ऐसा केस हुआ है, आप आ जाइए अपनी टीम लेके। वहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं, दे स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। वो अपना पूरा जो है कलेक्शन करते हैं एविडेंसेस का, कलेक्ट करने के बाद में प्रिजर्व करते हैं और फिर उसके बाद में पैकेजिंग होती है। नाउ दिस पैकेजिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग अलग अलग तरीके से की जाती है, बायोलॉजिकल एविडेंसेस की अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस की पैकेजिंग होती है। और फिर उस पैकेजिंग के बाद में पूरी डिटेल लिखी जाती है उस पैकेट के ऊपर, किसने कलेक्ट करा है, क्या केस नंबर है, टाइमिंग क्या थी, एंड नेम ऑफ द आई विटनेस। यानी कि 2 विटनेस होने चाहिए। मान लो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, तो Okay. एक आप हो गए और एक और कोई पर्सन होना चाहिए Okay. जिसने देखा है कि हाँ ये एविडेंस मैंने कलेक्ट करा है। Okay. तो आपके साइन लिए जाएंगे उस पर। तो ये पूरा प्रोसीजर हुआ। उसके बाद सील होता है वो एविडेंस। ओके, दैट सील इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सील दिख नहीं रही है या सील ब्रेक है या सील में कोई भी गड़बड़ लगती है, तो वो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होता है लैब में, फॉरेंसिक लैब्स में। ओके, तो वो सील लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ओपनिंग्स हैं जहाँ से खुल सकता है ये एविडेंस और टेम्पर हो सकता है, उन सारी ओपनिंग्स पे सील लगा दी जाती है। उसके बाद में एक पुलिस का जो ऑफिसर होता है, पुलिस का कोई भी पर्सन हो सकता है, हेड कांस्टेबल और एनीवन, वो उसको फॉरेंसिक लैब लेके जाता है, जो भी उनके डिवीजन है वहाँ सबमिट कर देता तो है। फॉरेंसिक लैब में भी पुलिस पहुंच जाती है, Yes. आप लोग नहीं लेके जाते हैं? नहीं, हमारा काम बस था पैकेजिंग का। पैकेजिंग हमने कर दिया, पुलिस का काम है कि वो लैब तक पहुंचाए। ओके, तो पुलिस लेकर जाती है, लैब में सबमिट करती है। अब वहाँ पे हम एक रिसीविंग सेंटर होता है, जहाँ पे केस रिसीविंग सेंटर जैसे हम बोलते हैं फॉरेंसिक लैब्स के अंदर। तो केस रिसीविंग सेंटर पर पहले एविडेंसेस को चेक किया जाता है ओके, कि कोई भी एविडेंस अगर जरा सा भी हमें लगता है कि ये खोला गया है या सील ब्रेक है या सील हमें दिख नहीं रही है कि किसकी सील है, प्रॉपर सील होनी चाहिए, या कोई ओपनिंग थी जहाँ पे सील लगाई ही नहीं है, तो वो वहीं से वापस हो जाता है। Okay. हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं Okay. क्योंकि हमें उसमें टैंपरिंग के चांसेस लगते हैं, तो हम ऐसे एविडेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो वापस हो जाते हैं। जो भी प्रॉपर एविडेंसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करके सबमिट कर दिया जाता है। एंड देयर इज अ प्रोसीजर व्हिच इज नोन एज चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी में क्या होता है कि एविडेंस जिस जिस व्यक्ति के हाथ में गया है, इवन मैंने पकड़ा हुआ है, अगर मैं आपको पकड़ा दूं एविडेंस, तो वो चेन ऑफ कस्टडी में मेंशन होना चाहिए कि मैंने इतने बजे, मैंने इतने बजे ये एविडेंस आपको हैंड ओवर किया है। फिर आपने उस एविडेंस को थर्ड पार्टी किसको हैंड ओवर किया है वो मेंशन होना चाहिए। अगर चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक है तो अगेन वो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर है और वो मेंटेन करके रखना होता है, तब जाके हम टैंपरिंग बचा पाते हैं किसी भी एविडेंस की। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हम मना कर देते हैं एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स। हमारा जो रिसीविंग सेंटर है वहीं पे मना हो जाएगा। नहीं तो जो है कोर्ट भी देखता है, पूरा चेन ऑफ कस्टडी चेक करता है कोर्ट कि कहीं इस एविडेंस में कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई है, और अगर उन्हें कहीं पे चेन ऑफ कस्टडी में ब्रेक लगता है तो वो एविडेंस वहाँ पे नहीं माना जाता है। ओके, एंड इवन एविडेंसेस ये हो गए। तो इतना रूल और चेन को फॉलो करने के बाद फिर ये टैंपरिंग कहाँ हो जाती है? टेम्परिंग नहीं, कंटेमिनेशन होता है। ओके,
जो कंटेमिनेशन हो जाता है क्राइम सीन पर ही हो जाता है। ओके। अब आप कलेक्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अपना पूरा 100% दे के जितना कंटेमिनेशन ना हो उससे कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अब पहले ही अगर कंटेमिनेट हो चुका है तो हम वो कंटेमिनेटेड एविडेंस ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें और भी लोगों की प्रोफाइलिंग आ जाती है और मिक्सअप हो जाता है। बट ये जो भी है ये सब लैब से पहले होता है, लैब में आने के बाद ये चांसेस लैब के आने के बाद नो चांस कि कोई भी टेम्परिंग हो एविडेंस में, क्योंकि वो सब कुछ मेंशन है। इवन लैब में भी किसके पास जा रहा है एविडेंस, तब भी चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होती है, और कोर्ट तक जब तक वो एविडेंस नहीं पहुंच रहा है तब तक वो चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। एंड इवन अगर मान लो कोई एविडेंस पहुंचा, मान लो चाकू पहुंचा, अब सामने वाले वकील ने बोल दिया कि ये उस क्राइम सीन का है ही नहीं, अब आप कैसे प्रूफ कर दोगे? आप बोल सकता है सामने वाला कि ये उस क्राइम सीन का है ही नहीं। हम प्रूफ कर सकते हैं फोटोग्राफी, किसी भी एविडेंस को हम टच करने से पहले फोटोग्राफी करते हैं। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट हमारे इंडिया में वीडियोग्राफी बहुत ही कम होती है, बट फोटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम फोटो दिखा सकते हैं कोर्ट को। अब फोटोग्राफी भी इसे नॉर्मल नहीं होती है। फोटोग्राफी में क्या होता है कि पूरा टाइम स्टैम्प होता है, कितने बजे ली, किसने ली, उसका भी सिग्नेचर होता है, और फोटो लॉग बनता है। फोटो लॉग में आप सारी चीजें मेंशन करते हो, कैमरा सेटिंग्स मेंशन होती हैं कि क्या सेटिंग रही है जब फोटो क्लिक हुई है, एवरीथिंग इज मेंशन। सो फोरेंसिक फोटोग्राफी इज अनदर ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो ये फोरेंसिक लैब्स में डिवीजन होता है। फोरेंसिक फोटोग्राफी का मोटी मोटी बुक्स होती हैं कि आपको एविडेंसेस की, क्राइम सीन की, डेड बॉडी की फोटो कैसे लेनी है, तो वो फोटोग्राफी से हम प्रूव कर सकते हैं। और जो फोटो ली जाती है वैसे लिंक ली जाती है, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फोटो इस कॉर्नर की है, एक फोटो इस कॉर्नर की। इट शुड बी लिंक कि अगर हम फोटोज रख रहे हैं तो आपको पूरा क्राइम सीन क्लियर हो जाए उन फोटोज के थ्रू। तो इस तरीके से क्राइम सीन की फोटोग्राफी होती है, और रीजन वही है कि कोई भी आगे जाकर ये बोल सकता है कि ये एविडेंस तो क्राइम सीन पे था ही नहीं, तो हम ये उससे प्रूव कर सकते हैं कि ये था, आप फोटो देख लो, ये पूरा सेटिंग्स है कैमरा का, और ये बिल्कुल भी जो है इसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं है, फोटो भी फोटोशॉप नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बोल देंगे भाई ये तो एआई जनरेटेड है या फोटोशॉप्ड है। इसी कारण से जो है उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं, कितने बजे क्या कैसा, और वो लिंक करके फोटो ली जाती है। So photography plays such an important role. Yes. और कोई भी डिपार्टमेंट जो आपका फोरेंसिक का है, मतलब हर केस में अलग रिक्वायरमेंट होती है, बट आई थिंक फोटोग्राफी इज वन विच इज देयर इन एवरी सीन, crime scene, right? And not only photography, there is one more thing which is sketching. Okay. फोटोग्राफी के पहले होती है जो स्केचिंग एंड नोट मेकिंग। दीज आर क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक्स जो क्राइम सीन पर ही की जाती हैं। तो मैं नोट मेकिंग से स्टार्ट करती हूँ। हाँ प्रियांशी, आप अगर अपने थोड़ा बताएंगे कि एक क्राइम पे किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर होता है तो शायद हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो एक क्राइम सीन पे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है, नोट मेकिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड स्केचिंग। Okay. ये टेक्निक्स होती हैं। नोट मेकिंग में ये होता है कि कोई एक व्यक्ति, फॉरेंसिक टीम का ही एक व्यक्ति जो है वो पूरे नोट्स बना रहा होता है, टाइम के साथ में सारी चीज़ें मेंशन कर रहा होता है कि हमें इतने बजे कॉल आया, अब हमें कॉल आया इतने बजे, हम इतने बजे क्राइम सीन पर पहुंचे, हमने ये चीज़ें यहाँ पे देखी, ये हो रहा है, कंप्लीटली टाइम स्टैम्प के साथ में वो सब चीज़ें मेंशन करता है नोट मेकिंग में। दूसरी होती है स्केचिंग। तो दो तरीके के स्केच बनते हैं, एक पर्सन होगा जो स्केचिंग कर रहा होगा। स्केचिंग में क्या होता है कि एक रफ स्केच और एक फिनिश्ड स्केच होता है। रफ स्केच में जनरली मुझे ये क्राइम सीन दिखा, मैंने फटाफट से ऐसा बॉक्स बनाया, यहाँ विंडो है, यहाँ पे ये है, यहाँ नाइफ पड़ा हुआ है, यहाँ डेड बॉडी पड़ी, यहाँ ब्लड पूल पड़ा हुआ है, सब कुछ मैं वहाँ पे रफली ड्रॉ कर दूंगी। दिस इज रफ स्केच। फिनिश्ड स्केच में अब अभी भी हमने एविडेंसेस को टच नहीं कराया, वी हैव नॉट यट टच एनी एविडेंस। अब हम उसमें फिनिश्ड स्केच बनाएंगे। फिनिश्ड स्केच की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ऐसे करके डिफरेंट पोल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक मेथड चूज़ कर लेते हैं। जनरली अगर रूम है तो हम ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करेंगे। रूम के 2 कॉर्नर्स हम चूज़ कर लेते हैं और हर एक एविडेंस को वहाँ से मेजर करते हैं कि इस कॉर्नर से ये एविडेंस इतना दूर है, उस कॉर्नर से इतना दूर है, और वो मेजरमेंट हम पूरे एक शीट पर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे ये एविडेंस प्रेजेंट है। इसके बाद होती है फोटोग्राफी, एक एविडेंस की। और फोटोग्राफी में भी हम हर एविडेंस के पास में स्केल रखते हैं, जैसे कि हम तो फोटो को जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, तो स्केल रखा जाता है। और DSLR कैमरा यूज़ नहीं होता है, यहाँ SLR कैमरा यूज़ होता है। तो स्केल रख के हम फोटोग्राफी करते हैं एक एविडेंस की। जब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तब फिर एक्सपर्ट्स जो हैं एक कोई भी सर्चिंग मेथड स्टार्ट करके, पहले सर्चिंग ऑब्वियसली हो जाती है, सर्चिंग में हमें क्योंकि मार्क करना होता है एविडेंसेस को,
फिर फोटोग्राफी होती है कि हम मार्क कर देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मार्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे अननेसेसरी चीज़ें भी प्रेजेंट हैं जो हमें नहीं कलेक्ट करनी है, तो हमें मालूम होना चाहिए ये हमारे एविडेंसेस हैं। तो हमने सर्च करके वहाँ पे मार्क कर दिए हैं। अब जो है फोटोग्राफी होगी उसकी, फिर उसके बाद में हम उसे कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और आगे का प्रोसीजर फिर किया जाएगा। तो हम जैसा सीरियल या मूवीज में देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ से फोन आया, पुलिस वहाँ पहुंची और तुरंत ही वो डेड बॉडी को लेके जा रही है। बट जिस तरह से आपने बताया कि उससे पहले इतनी सारी प्रोसीजर्स हैं जिन्हें करना होता है, तब तक वो डेड बॉडी वहां से नहीं हटा सकते, राइट? डेड बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, पहले आप चेक करो कि वो अलाइव है या डेड है। डेड बॉडी तो डेफिनेटली इंस्टेंटली हटा दी जाती है, वो ऐसा ही होता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती ये सब प्रोसीजर्स करने में? पहले उसी की करी जाएगी, बाकी ये क्राइम सीन को बाद में देखा जाएगा। पहले जो डेड बॉडी प्रेजेंट है, पहले स्केचिंग, फोटो, सब स्केचिंग वगैरह सब कुछ करा जाएगा, पूरा उसका मेजरमेंट ले लिया जाएगा और फिर उस बॉडी को वहां से हटा दिया जाएगा। उसके बाद बाकी के क्राइम सीन पर आप अपना वर्क करते रहो। दिस इज द प्रोसीजर। क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का होता है, हो सकता है वो पर्सन अलाइव हो, हमें ना समझ में आ रहा हो, तो हमें उसको हॉस्पिटल पहुंचा के डॉक्टर से कंफर्म करना पड़ेगा कि डेड है या अलाइव है। अगर अलाइव है तो उससे पहले फर्स्ट एड देना। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ड्यूटी। ये पहली चीज है, टू प्रोवाइड एड, फर्स्ट एड टू दी विक्टिम। ये सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट या क्राइम सीन मैनेजमेंट की हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। डेड बॉडी को सबसे पहले देखा जाता है। एंड वंस द डॉक्टर डिक्लेयर्स कि ये डेड बॉडी है, उसके आगे फिर क्या प्रोसीजर रहता है? उसके बाद में जो है अब पुलिस केस फाइल होगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में उस बॉडी पर पोस्टमार्टम का आदेश आएगा, तो उस पर पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर ही करता है, नॉट द फोरेंसिक एक्सपर्ट। एंड प्रियांशी, आप ये भी हमें बताइए कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि ये मर्डर है और ये सुसाइड है? बिकॉज देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, यू नो, आई थिंक, क्योंकि काफ़ी केसेस ऐसे भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत केस, जो भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, जिसे आज भी सॉल्व नहीं किया गया है, अभी तक केस चालू है और कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए केस क्या है और व्हाट इज़ द लैक ऑफ एविडेंस जो इस केस को जस्टिस नहीं मिला, और ये कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि दिस इज़ अ सुसाइड एंड अ मर्डर? ओके, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, अगेन वो हाई प्रोफाइल इसलिए है बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज एन एक्टर एंड ही वाज वेरी फेमस। और सडन डेथ हुई उनकी, जिसकी वजह से जो है ये इतना ज़्यादा केस आगे आ गया। बट ये बोला गया हैंगिंग का केस है, सुसाइड का केस है, ये तो प्रूफ कर दिया गया। कोई भी सुसाइड का केस होता है, अगर नॉट सुसाइड, विल से हैंगिंग का केस है अगर कोई भी, ओके, तो हैंगिंग के केस में हमें अब ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इस व्यक्ति ने सच में फांसी लगाई है या फिर इसको पहले ही मार दिया गया था, फिर उसे हैंगिंग का दिखाने के लिए पूरा प्लान किया गया। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो अगर उस व्यक्ति को पहले ही मार दिया गया है तो पहले तो उसका टाइम ऑफ डेथ पता चल जाएगा, कॉज ऑफ डेथ भी पता चल जाएगा। अगर किसी और तरीके से मारा गया है तो उसका पता चल जाएगा कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है। हैंगिंग के केस में क्या होता है, दो तरीके से मौत हो सकती है। या तो आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पीछे जो कनेक्शन है वो ब्रेक होगा, या फिर आपका यहाँ से जो है स्ट्रैंगुलेशन की वजह से आपकी डेथ होगी। दो चीज़ें हो सकती हैं कि आप सांस रुक जाना या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन ब्रेक हो गया। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। तो अगर किसी ने हैंगिंग कोई जो है किसी सुसाइड करी है, तो उसमें क्या होगा कि जिस साइड उसका सर रहता है उस साइड उसका सलाइवा ड्रिल होके आता है। तो आपको उसके क्लोथ्स पे सलाइवा मिलेगा, आप उसमें टेस्ट करो क्लोथ्स में कि सलाइवा प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो पहले ही मर चुका है, उसे पहले ही मार दिया गया है और फिर जो है उसको फांसी पे टांग देंगे, तो सलाइवा नहीं मिलेगा। दिस इज़ द वेरी बेसिक टेस्ट जो किया जाता है। वी आर नॉट श्योर कि ये टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। अभी इस केस में क्या है कि जो रिपोर्ट्स वगैरह जो बताई जा रही हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट लीक हुई है, या जो न्यूज़ में, मीडिया में, और बहुत सारे लोग अपने से ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बट दीज ऑल आर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। ये कभी आउट होती ही नहीं है। तो चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कोई भी बात कर ले कि ये रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आई है, ये कभी लीक होती ही नहीं है और आज तक पता ही नहीं चली है, और ये कोई बताएगा भी नहीं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। तो हमें नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। ये तो सिर्फ जो हमें मीडिया में सुनने को आया, हम उस हिसाब से बोल रहे हैं कि नहीं ये मर्डर था, ये सुसाइड था, ये ऐसा था, ये वैसा था। वी डोंट नो कि क्या हुआ। बट जब फॉरेंसिक साइंस में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे पता कर सकते हैं कि अगर सलाइवा आपकी क्लोथ्स पे मिला है या ब्रेन और इन सब का कनेक्शन नहीं है,
तो फिर क्या वजह है कि हम अभी तक ये पता नहीं कर पाए कि सुशांत का मर्डर है कि सुसाइड है? व्हाट इज द हाउ रीजन? डू वी नो कि हुआ इन्वेस्टिगेशन या नहीं? हमें नहीं पता ये बात। रिपोर्ट हमें नहीं देखने मिलती है, हमें नहीं पता सलाइवा टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, हमें नहीं पता कि एक्सपर्ट्स ने जो है ये बताया कि फोरेंसिक टीम आई थी? बिल्कुल आई थी, बिल्कुल टीम आई थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा और कॉज ऑफ डेथ उसमें यही बताया है कि हैंगिंग की ही वजह से डेथ हुई है, ये बताया गया, तभी तो उस केस को क्लोज कर दिया गया है। बट अगेन पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि वो सुसाइड है या मर्डर है। आई ऑल्सो डोंट नो, मैंने नहीं करा वो इन्वेस्टिगेट। जो मैंने चीजें सुनी, जो मैंने पढ़ी, जो पता चला, ये उसी के अकॉर्डिंग है। बट इतना है कि कोई भी रिपोर्ट जो है डिस्क्लोज नहीं होती है, सो वी डोंट नो कि क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बट कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग बताया गया था और उसी के बेसिस पे ये जो है केस को सॉल्व करने बता का दिया गया। सो इट वाज लाइक ओपन एंड शट केस, case. इसके बीच में ज्यादा कुछ है नहीं है। बट अगेन वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट। यही रीजन है कि अभी तक इस बारे में बात होती जा रही है। एग्जैक्टली। या तो फिर ऐसा हो कि कोई क्लियर कर दे कि भाई कोई आए सामने और इस चीज़ को बता दे कि ऐसा 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 हुआ है और ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल चीज़ें ना बताए, बट अगर कोई क्लियर कर दे हायर अथॉरिटी से तो थोड़ा सा माहौल जो है लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ ओके वी आर एबल टू एटलीस्ट फैमिली को तो कर दे। एग्जैक्टली। तो वही नहीं हुआ कि अभी तक क्लियरेंस किसी ने नहीं दिया, जिस Correct. कारण से सभी लोग डाउट में हैं कि हुआ क्या था। पर जैसे हमने इस सुसाइड केस के बारे में बात की, वैसे ही एक और सुसाइड केस है जो कि बुरारी मास सुसाइड केस, हाँ। जिसमें कि 11 लोगों ने, फैमिली के 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया। वो क्या केस है और उसमें सुसाइड था या किसी का क्योंकि एक ही इंसान के ऊपर ये बोला गया कि उसने अपने फैमिली को मार के फिर खुद ने भी सुसाइड कर लिया। ललित। एग्जैक्टली हाँ। तो वो केस क्या है और उसमें इज इट सुसाइड या किसी का व्हेन वी टॉक अबाउट साइकोपैथी? या एग्जैक्टली, इट इज कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। करेक्ट। जिसमें साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजी के साथ खेला गया। So does even forensic science work on that? Yes, there is a branch which is forensic psychology. Okay. हाँ, Okay. so वो पूरा एक ब्रांच है जिसमें हम साइकोलॉजी रिलेटेड चीजें देखते हैं। बेसिकली ये कंप्लीट मास सुसाइड का ही केस है। Okay. इस पर पूरा एक वेब सीरीज बना है, हाउस ऑफ Exactly. टेरर, Correct, हाउस ऑफ correct. सीक्रेट आई थिंक है ना। कुछ तो हॉरर ही उसको बना दिया हाँ पूरा। हाँ। बट एक्चुअली वो काफी अच्छी वेब सीरीज है। मैंने डॉक्यूमेंट्री है, नॉट वेब सीरीज, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, सो आई हैव आल्सो सीन दैट। और काफी अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करा है, फोरेंसिक्स का रोल एक्सप्लेन करा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें फोरेंसिक का क्या था कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले वहाँ पे, दे वर दी मेजर एविडेंस। जो उनकी डायरी मिली, उस डायरी में उन्होंने डे वाइज लिख रखा था कि आज क्या करना है। ललित ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और ललित को जो है आत्मा आती है, ठीक है, उनके और उनके कोई फादर हाँ, की और वो उनके फादर की, और करती उनको आके गाइड करती है। सो इन दिस कंप्लीट केस ना, ललित वाज द डिफेक्ट। उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कि उसके फादर की आत्मा आ रही है उसको। दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया, आई विल टेल यू। स्किज़ोफ्रेनिया है ये। अगर उसको अपने ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर मेरे फादर की आत्मा आ रही है और वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो बीमारी है भाई, उसको ट्रीट कराना चाहिए था। बट उन्होंने ट्रीट ना करा के, एक अफेक्ट था, उसने सारों को अफेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली। सो उसने बोला मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये करना है। सारी फैमिली ने आंख बंद करके वो स्टार्ट कर दिया फॉलो करना। तो वो गाइड करता गया, आज ये करो, आज ये करो, ऐसा पूजा करो, ऐसा हवन करो, और आखिरी दिन जो है तुम लोगों को सबको फांसी लगा लेनी है। और उनकी ग्रैंड मदर थी जिन्हें हम टांग नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो है बेड पे ही उनको बांध के उन्हें मार दिया और फिर ललित खुद जो है हैंग हो गया। तो एक अफेक्टेड था, बस एक को था, उसने सबको अफेक्ट कर दिया, पूरी फैमिली खत्म हो ये गई। चीज है कि हमारे इंडिया में ना कोई साइकोलॉजी के बारे में बात ही नहीं करता है। किसी को पता ही नहीं है कि ब्रेन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में भी डिसीजेस हो सकती हैं, ब्रेन में भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक लंग्स, लिवर, स्टमक, आपका ब्रेन भी तो आपके बॉडी का ही पार्ट है। तो अगर उसमें कोई डिसऑर्डर है तो उसे ट्रीट करना चाहिए, रादर देन कि आप उसे ये बोलो कि लाइक, मतलब ऐसे बोल देते ना आप पागल है भाई, ये तो दिस इज नॉट गुड सिंबल ऑफ एजुकेटेड सोसाइटी। तो अगर आप किसी को लगता है कि किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, वी हैव साइकेट्रिस्ट जो हर बीमारी का ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। तो अगर ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे तो इस तरीके की मास सुसाइड के केस आएंगे ही नहीं, या किसी भी इस तरीके के अजीब केसेस नहीं देखने को मिलेंगे।
And since we are talking about the psychological disorder of a person which can lead to so many murder cases, तो हम एक केस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे which was श्रद्धा वॉकर केस, जिनके खुद के बॉयफ्रेंड ने पीसेस में उनको काट के, आई मीन व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ दैट पर्सन कि उस इंसान ने ऐसा किया, एंड व्हाट वाज द केस लाइक? सी उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं था. Okay. वो तो सिर्फ आउट ऑफ एंगर उसने वो कर दिया. ओके. इस केस में ऐसा हुआ था कि दोनों लिव इन में रहते थे और श्रद्धा की मदर को जो है पता था ये बात, लेकिन श्रद्धा की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इस रिलेशनशिप को, तो वो अपनी फैमिली से दूर रहती थी, आफ्ताब के साथ में अकेले रहती थी. और उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ हुए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनके बीच में, जिसकी वजह से एक दिन आफ्ताब को बहुत गुस्सा आ गया और उस गुस्से के कारण उसने उसे मार दिया, गला दबा के मारा था उसने. ओके. अब क्राइम तो हो गया, आउट ऑफ एंगर एग्रेशन की वजह से आपसे क्राइम तो हो गया, उसको छुपाना पड़ेगा. उसको छुपाने के कारण वो एक के बाद एक और क्राइम करता गया कि उसको मारा. अब वो एजुकेटेड था, ही वॉज एजुकेटेड एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट, कि अब उसने पूरा पहले रिसर्च करा, उसके यूट्यूब हिस्ट्री, गूगल हिस्ट्री ये सारी देखी गई थी उसके फ़ोन में. तो ये देखा गया कि उसने सर्च करी है चीज़ें कि हाउ टू डिस्ट्रॉय दिस, हाउ टू रिमूव दिस, और कैसे एविडेंसेस को हटाना है, ये सारी उसने रिसर्च करके कौन से केमिकल से ब्लड स्टेन्स हटा सकते हैं, ये सब उसने सर्च करा. ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी उसने. उसकी बॉडी को उसने फ्रिज में, एक फ्रिज खरीदा उसने, बड़ा फ्रीज़र खरीदा जिसमें वो बॉडी को रख सके, क्योंकि बॉडी स्मेल करने लगती. फिर उसने उसको वॉशरूम में बॉडी ले जाके धीरे धीरे पार्ट्स में उसको कट करना स्टार्ट करा और उसने सोचा कि मैं अलग अलग एरियाज में फेंक दूंगा तो मिलेगी नहीं बॉडी, तो उसने वहीं स्टार्ट करा, धीरे धीरे फेंकना स्टार्ट करा. अब जब वो ये कर रहा था तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जो श्रद्धा के फ्रेंड्स, फैमिली, सबको लगा कि यार इससे बात नहीं हो रही है. कुछ दिनों तक तो आफ्ताब ने ये एक्टिंग करी कि वो उसके फ़ोन से ईमेल्स करना, ईमेल्स का रिप्लाई करना, मैसेजेस का रिप्लाई करना कर देता था, लेकिन कॉल पे किसी की बात नहीं हो रही है. और कुछ दिनों के बाद उसने बंद कर दिया उसके मैसेजेस वगैरह फ़ोन यूज़ करना. तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू गया, तो उसकी फैमिली ने कंप्लेंट डाली कि जो है श्रद्धा मिसिंग है. तो फिर आफ्ताब के घर पे पुलिस गई. जब देखा गया तो ये सारी चीज़ें मिली. जो वेपन यूज़ कर रहा था वो वेपन खरीद के लाया था बॉडी काटने के लिए, क्योंकि हड्डियाँ काटना इतना ईजी नहीं होता है, तो वो वेपन खरीद के लाया पूरा, जो लकड़ी काटने की जो वो होती है. एंड वंस द पर्सन इज डेड तो बॉडी भी एकदम स्टिफ हो जाती है. यस यस एग्जैक्टली, बॉडी भी स्टिफ हो जाती है, तो वो मुश्किल होता है बॉडी को पूरा वो करना. तो वो करा उसने, केमिकल्स लेकर आया कि कैसे ब्लड स्टेन्स हटाए जाएं, उनसे वो ब्लड स्टेन्स भी रिमूव कर रहा था. बट फिर वो पकड़ा गया और उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी कर ली. और एक्सेप्ट करना उसने नॉर्मली, वॉज वेरी नॉर्मल कि हाँ मैंने किया है. तो इस केस में फॉरेंसिक का क्या पार्ट था जहाँ पे उसको पकड़ा गया, क्योंकि वो सारे तो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर चुका था ऑलरेडी? हाँ, बट बॉडी पार्ट्स मिले. उसने बताया कि मैंने यहाँ बॉडी ये फेंका, यहाँ फेंका, इस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे टीम गई, वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बॉडी पार्ट्स को जो भी डिकम्पोज हो गए थे या जैसे भी थे वो कलेक्ट करा, डीएनए एनालिसिस हुआ, तो प्रूफ हुआ कि ये बॉडी जो है श्रद्धा की ही है. तो उस तरीके से पूरा आइडेंटिफिकेशन हुआ. फिर अगेन डिजिटल फॉरेंसिक्स यहाँ पे आ जाता है कि जो उसका फ़ोन था, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस से वो लिए गए, उसी से ये पता चला कि वो खुद ही रिप्लाई कर रहा था इतने दिन से, वो उसने ये चीज़ें सर्च करी हैं तो उसने ही करा है. तो ये चीज़ उससे प्रूफ हो जाती है. फिर जो वेपन उसने यूज़ करा बॉडी को पीसेस में कट करने के लिए, वो वेपन मिला, वो कब खरीदा, उसने कहाँ से खरीदा, ये सारी चीज़ें पूरा इन्वेस्टिगेशन टीम करती है. तो यहाँ पे पूरा फॉरेंसिक्स ही वर्क कर रहा है कि पता चलता है कि अच्छा उसने अब ये, क्योंकि वो हर इंसिडेंट नहीं बताएगा कि मैंने यहाँ से जाके ये खरीदा, वो खरीदा, मैंने ये करा. एविडेंसेस जो मिले उनमें जब एनालिसिस हुआ तब पता चला, तब फिर हम इवेंट्स को लिंक करते हैं. जब एक एक एविडेंस You join the dots and then full frame is made. देन द कंप्लीट स्टोरी इज आउट. और फिर जब जो सस्पेक्ट है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो दिस इज हाउ. तो आप मुझे एक और बात बताइए प्रियांशी, जैसे कि ये इन्होंने पार्ट करके पीसेस को फेंक दिया, तो कितने टाइम के बाद तक भी उस बॉडी से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके, या हम कैसे पता कर सकते हैं, मतलब अगर बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है उसके बाद भी हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? यस यस एग्जैक्टली, कई सालों तक कुछ नहीं बचा, पूरी डिकम्पोज हो जाए, सिर्फ स्केलेटन बचा है, तब भी उसमें डीएनए प्रोफाइलिंग हो सकती है, क्योंकि बोन्स के अंदर भी बोन मैरो होता है, उसे एक्सट्रैक्ट करो, उसमें आप डीएनए प्रोफाइलिंग करो, आपको पता चल जाएगा. तो इजी है, मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग इज़ नॉट दैट टफ टास्क. अगर आपको बॉडी का कोई भी पार्ट मिल जाए, एनी पार्ट, तो उससे आप पता कर सकते हैं. बट इससे
he wasn't a psychopath. No, he was. He did it on purpose. Yes, he was extremely normal. He did not have any psychological disorder. But then if we talk about the Nirbhaya case, जो कि it was a heart wrenching story, and मतलब क्या सोच थी उन लोगों की, was उसमें कुछ ऐसा था कि उनके मेंटल डिसऑर्डर था उनमें, या क्या वजह थी कि इतना उन्होंने हीनियस क्राइम किया? मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं बोलेंगे. मेंटल डिसऑर्डर्स ना एक्चुअली में जो साइकोपैथ्स होते हैं या साइको किलर्स या सीरियल किलर्स जो होते हैं, हाँ. जो बिना किसी मतलब के बैक टू बैक सेम मॉडस ऑपरेंडी का यूज करके किसी को किल कर रहे हैं. जैसे टेड बंडी आपने सुना होगा, जो केस है. तो टेड बंडी केस में ही वाज अ साइकोपैथ. ही हैड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. कि वो क्या करता था कि वुमेन्स जो होती थी पहले उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, रिलेशन में आता था, उनके साथ अच्छी बातें करता था, उन्हें अपने घर लेकर आता था और घर लाके मर्डर करता था. बस सिंपल ये रिपीट ऐसे उसने कितनी वुमेन्स के साथ में किया होगा. नंबर इज सो बिग. ठीक है, तो उसने ये चीज़ एक्सेप्ट करी. ही वाज अ साइकोपैथ. उसको पूछा गया कि क्यों, तो नो रीज़न. कोई रीज़न नहीं है इसका. बस मुझे ये करना अच्छा लगता है. दिस इज द साइकोपैथ कहना चाहिए क्वालिटी, जो ये ऐसी चीज़ें करते हैं कि विदाउट कोई रीज़न, विदाउट कुछ. हाँ, डेफिनेटली दे हैड सम ट्रॉमा. उनको कुछ ट्रॉमा रहा होगा बचपन का, कुछ फैमिली इश्यूज रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका जो डेवलपमेंट हुआ है ब्रेन का, वो ऐसा ही हुआ है कि अपने बस लव्ड वंस को छोड़ के वो बाकी लोगों के लिए ऐसा ही सोचता है, एक्सेप्ट देयर लव्ड वंस. दे डोंट हैव फीलिंग्स फॉर द अदर्स. एग्जैक्टली, दे डोंट हैव फीलिंग्स. ये होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो फिर जब ये निर्भया केस है, जो कि जितने भी उसमें सस्पेक्ट्स थे, दे वर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ उन्होंने क्राइम किया है, तो क्या वजह है? मतलब पहले तो आप हमें ये क्या केस है ये बताइए, और फिर बताइए कि उन लोग की सोच पे क्या होता है कि इस तरह का इतना बड़ा क्राइम कर जाते हैं ये लोग. तो निर्भया केस जो था, इसमें एक पर्सन था एक्चुअली में जो ये चीज़ करना चाह रहा था. वो बस में थे, ठीक है, निर्भया और फ्रेंड उसका, दो लोग थे. तो एक इंसान था सिर्फ उनके ग्रुप में, जो लोग जिन्होंने रेप किया, हु वर द रेपिस्ट, उनके ग्रुप में, जो ये करने के लिए इनिशिएट कर रहा था. क्यों कर रहा था? दे वर ड्रंक, दे वर वॉचिंग सम एडल्ट मूवीज, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी. उसके बाद में जो है उन्होंने ये चीज़, एक ने बोला कि ऐसा कुछ करते हैं, तो मना भी करा उन लोगों ने, कुछ लोगों ने. बट क्या होता, पीयर प्रेशर कि मुझे भी शो करना है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ. इस कारण से फिर वो एक ने एक दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने ऐसे करके इनिशिएट करा, और फिर वो जो है इस तरीके के हीनियस क्राइम में कन्वर्ट हुआ. नाउ ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग. ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी. नॉर्मल व्यक्ति कभी इस तरीके के हीनियस क्राइम नहीं करता है. उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं और कुछ ऐसा एग्रेशन उनके अंदर होता है. और ये जो इनके केस में जो हुआ था ना, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट थी, मोमिता, आई थिंक मोमिता, ठीक है. उन्होंने जो है पूरी रिसर्च करी थी इस केस पे, और तिहाड़ जेल जाके जो इस केस के सस्पेक्ट थे उनका इंटरव्यू लिया था. तो उस इंटरव्यू में इन्होंने बताया, इसने खुद बोला, जो रेपिस्ट था उन्होंने खुद बोला, कहता है कि ये जो लड़कियां होती हैं, अच्छे घर की लड़कियां 9 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और अगर वो अच्छे घर की नहीं है और घर से बाहर निकल रही हैं, यानी कि वो यही चाहती हैं. इसीलिए, और अगर वो निकलती हैं तो हमें उनको पनिश करना चाहिए. तो मैंने उसे पनिश किया है, और मैंने रेप थोड़ी किया है, मैंने तो जस्ट एक सेक्सुअल एक्ट किया है. अगर वो शांत रहती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं. दिस वॉज द मेंटल थिंकिंग ऑफ द रेपिस्ट. वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि मैंने रेप किया है. उनके अकॉर्डिंग दैट इज नॉट अ रेप. अगर वो घर से बाहर निकल रही है, अगर वो छोटे कपड़े पहन रही है, तो हमें ये करना है, क्योंकि वो ये चीज़ बोल नहीं पा रही है. एंड नॉट ओनली ये वाले रेपिस्ट, और भी दूसरे केस के भी रेपिस्ट थे जिनका उन्होंने इंटरव्यू लिया. उसमें भी एक काफ़ी एजेड व्यक्ति था जिसने एक बहुत छोटी 4-5 साल की लड़की के साथ में रेप किया था. और उससे पूछा गया कि आपको ये करते हुए बुरा नहीं लगा, या आपको ये नहीं लगा कि उस बच्ची के साथ क्या होगा, उसका जो पूरा लाइफ है वो आपने ख़राब कर दिया. तो क्या कहता है कि लगा, मुझे बुरा लगा. तो उसने पूछा क्यों बुरा लगा, तो बोले कि मुझे बुरा लगा क्योंकि अब वो वर्जिन नहीं रही है, अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ जेल से निकलूंगा इसके बाद में. ही वॉज 45 अप्रॉक्स, और वो 5 साल की बच्ची है. तो उसने क्या कहा, जब मैं यहाँ से अपनी सज़ा ख़त्म करके निकलूंगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा. ये थिंकिंग है रेपिस्ट की. वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने रेप किया है.
अगर गलती होती है या वो नॉर्मल होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मैक्सिमम रेपिस्ट दे डू नॉट एक्सेप्ट कि मैंने रेप किया है। वो तो वो चाह रही थी, बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने कर दिया। वो खुद मुझे इनवाइट कर रही थी। दिस इज द थिंकिंग ऑफ रेपिस्ट। एंड देन इंसर्टिंग इन द बॉडी पार्ट्स, डैमेजिंग द बॉडी पार्ट्स। Exactly, मतलब this ये is- क्या सोच है उन लोगों की। और ये क्राइम करने के बाद भी, सिंस हाउ यू एक्सप्लेनिंग कि वो इसको क्राइम मान ही नहीं रहे हैं, दे आर थिंकिंग कि वो सोसाइटी में करेक्शन ला रहे हैं और वो Yes, पनिश कर exactly, रहे हैं। exactly. एग्जैक्टली। बट जैसे कि हमारा रिसेंट जो केस है कोलकाता मेडिकल कॉलेज केस, जहाँ पे भी बहुत ही हीनियस क्राइम, आई मीन वो भी रेप विच कैन नॉट बी स्पोकन अबाउट एंड टॉक्ड अबाउट, क्योंकि वो तो Exactly. बहुत ही बुरी तरह से हुआ। वो क्या केस था और उसमें फोरेंसिक का क्या रोल था? ओके, तो केस आई थिंक एवरीवन नोज कि कितना हीनियस क्राइम है वो, और कितने बुरे तरीके से वो हुआ है। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड इट स्टिल गिव्स गूज़बम्स व्हेन वी थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर कि कैसे हुआ होगा वो। तो बट उसमें कई चीजें ऐसी थी ना जो कि एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा था। ब्रेकेज ऑफ द Exactly. पेल्विक गर्डल एंड देन सो मच अमाउंट ऑफ द सीमेन व्हिच वाज फाउंड। तो व्हाट इज दिस मिस्ट्री? तो इस केस की अगर हम बात करें, कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो था, आरजीकर कॉलेज, आर्टिकल। तो इस केस में डेफिनेटली बहुत सारे सवाल उठते हैं कि एक पर्सन इस तरीके का क्राइम कैसे कर सकता है। एग्जैक्टली। नंबर ऑफ पर्सन पर भी क्वेश्चंस उठे थे, और जो सीमेन का अमाउंट मिला था उस पर भी क्वेश्चंस उठे थे ऑफ दैट पर्सन। बट दिस गाय वाज अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल टीम ओनली। संजय रॉय, संजय रॉय वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन। तो उसका ही सीमेन है, ये आइडेंटिफाई हो गया था। उसके बाद में जो है, स्टार्टिंग में जब ये केस चल रहा था तो कुछ ईयरफोन्स का भी आया था कि कुछ ईयरफोन्स मिला है। उसको जब कनेक्ट करा तो वो संजय रॉय के उससे कनेक्ट हो गया, बट दैट इज नॉट श्योर कि वो एविडेंस सच था या नहीं, बट ऐसा हमें सुनने में आया कि ऐसा कुछ एविडेंस भी मिला है। फिर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। सी पॉलीग्राफ टेस्ट इज अगेन, हम इसमें क्या करते हैं, मशीन रहती है, ठीक है, तो पॉलीग्राफ मशीन होती है, उसको हम पूरे बॉडी के डिफरेंट यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हम पल्स रेट, हार्ट बीट, पैल्पिटेशन, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। क्योंकि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, पल्स रेट बढ़ता है, पैल्पिटेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और फिर हम एक क्वेश्चनायर बनाते हैं। दैट क्वेश्चनायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप पूछना स्टार्ट करोगे। एंड अगेन लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड हियर। आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस तरीके से पूरा उसका जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। उसका ही नहीं, साथ में और भी लोगों का हुआ था, कई सारे लोगों के पॉलीग्राफ टेस्टिंग की गई थी। इट सीम्स अ प्रिंसिपल वाज आल्सो इन्वॉल्वड। यस, प्रिंसिपल वाज आल्सो इन्वॉल्वड। अब प्रिंसिपल का नेम क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे जब ये केस हुआ उसके कई घंटों के बाद में तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया। जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स को कई घंटों के बाद में इन्फॉर्म किया जाता है, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर रात का केस था, आपको रात में बताना चाहिए। बिल्कुल, आपको तो पता चल गया था ना। इट्स नॉट लाइक किसी को पता नहीं चला होगा। करेक्ट। तो वो बहुत लेट हुआ। सेकेंडली, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई वहां पर। ये चीज तो देखी गई है, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। फिर वहीं पर 100 मीटर की दूरी, 100 भी नहीं आई थिंक, और नियरेस्ट कुछ उनके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, correct. तो वो काम भी नहीं रोका गया, वो भी चल रहा है, विच इज अगेन रॉन्ग। क्राइम सीन है, पूरा का पूरा जो है वहां पे क्राइम सीन सील हो जाता है, आप वहां पे काम नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देखी गई। मॉब अटैक किया गया, एग्जैक्टली। दैट वाज आल्सो, हम क्यों करा जा रहा है? टू डिस्ट्रॉय द एविडेंसेस। क्योंकि बाकी लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो तो जाएंगे नहीं एविडेंस डिस्ट्रॉय करने। अगर किसी को भेजा गया, यानी कोई जानता है कि इस केस के पीछे किसका हाथ है, और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। सो दिस वाज ऑल लाइक कि कुछ ना कुछ तो इसमें फिशी है, जो कि अभी भी क्लियर नहीं है। संजय रॉय को फंसा दिया गया है कि यही है, और उसका ही नाम लगा के जो है बोल रहे हैं कि हाँ बस यहाँ पे केस जो है क्लोज हो गया है। बट वी डोंट नो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि रेपिस्ट एक ही हो सकता है, बट आप उसे बचा क्यों रहे हो? वाई आर यू ट्राइंग टू हाइड द रियलिटी? इतना क्यों उसको पीछे जो है तामझाम किया गया, एविडेंस डिस्ट्रॉय कराए गए, क्यों ऐसा किया जा रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। और सिर्फ इसके ये एक केस नहीं है, ये इसलिए केस सामने आया है क्योंकि इट वाज एक्सट्रीमली हीनियस। इसके अलावा भी हॉस्पिटल के कितने सारे स्टाफ, नर्सेस, डॉक्टर्स कंटिन्यूसली सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड बताया जाता है, वी डोंट नो कि सुसाइड है या वो मर्डर है। उनकी डेथ हो जाती है, नर्सेस गायब हो जाती हैं। क्यों हो रहा है ये सब? और
उस कॉलेज में भी ऐसे और भी पहले केसेस हुए हैं जो आज तक सामने हाईलाइट नहीं आए नहीं हैं। है। ओके। अगर हम सर्च करें तो हमें मिलते हैं कि इस नर्स ने सुसाइड कर लिया, या ये जो है इनका सुसाइड हो गया, या जो कुछ भी है, तो सुसाइड के ही नाम से आता है, तो वो केस आगे बढ़ता नहीं है कि हाँ ठीक है सुसाइड था, आगे उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, बट वी डोंट नो कि वो सुसाइड था या सिर्फ दिखाया गया था और उसको भी क्लोज कर दिया गया था। बट इस केस में भी जो हमारा सस्पेक्ट है उनका मेंटल डिसऑर्डर नहीं था, बोला तो जहाँ ऐसे ही रहा नहीं था। नहीं, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। उसने फिर इतना अल्कोहल, हीनियस क्राइम कैसे करता है कोई इंसान? जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है ना, तो अल्कोहल इज समथिंग जो आपको ना एकदम इंस्टेंट डोपामीन बोलना चाहिए, इंस्टेंट डोपामीन देता है, या इंस्टेंटली आपको ऐसा फील कराता है कि दैट यू आर द ओनली वन, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो अल्कोहल की वजह से ही हुआ। और अगेन वो मूवी वगैरह देख रहा था, ठीक है, फोन में, और वो जो है वहां पे ढूंढ ही रहा था कोई ना कोई, उस हॉस्पिटल के अंदर कोई शिकार ढूंढ ही रहा था। वो हर रूम में जा के देख रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली उसे ये वो मिल गई, और लड़की वो मिल गई। रूम जो था वो ओपन था, शी वॉज रेस्टिंग देयर, और फिर उसने जो है ये क्राइम Heinous crime कमिट किया। किया। इट वॉज बिकॉज ऑफ एल्कोहल, एंड वो जो देख रहा था उसके वजह से उसके अंदर बिल्ड था वो सब चीज़ें, इस कारण से हुआ। कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है उसको, ही इज कम्प्लीटली नॉर्मल। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को मेंटल डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं तो उसकी सज़ा कम हो जाती है। पर और ऐसा बताइए आप हमारे ऑडियंसेस को कि उनको जो फॉरेंसिक के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको थोड़ा क्लियर कीजिए। ओके, सो द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज कि हम सीआईडी देख के फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। नो डाउट सीआईडी इज वेरी इंटरेस्टिंग शो, और काफ़ी लोगों को उसकी वजह से फॉरेंसिक्स के बारे में पता चला है। तो बट एट द सेम टाइम वो एक फिक्शनल शो है जिसमें हर चीज़ हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है तो हमें उसके लिए पूरा प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है। आपकी बैचलर्स होती है फॉरेंसिक्स में, मास्टर्स होती है फॉरेंसिक्स में, फिर उसके बाद में जाके आपको डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जिसके बाद में आप एक गवर्नमेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनते हो। सो देयर इज़ अ लेंदी प्रोसेस जो आपको फॉलो करनी होती है। तो एक साइंस स्ट्रीम का बच्चा ही जो है ये बन सकता है, नॉट फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड वो नहीं बन सकता है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, बोथ आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। Okay. जो बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कंफ्यूज होते हैं जिन्हें नहीं पता है कि क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक्स में क्या डिफरेंस है। सो क्रिमिनोलॉजी इज मोर लाइक पुलिस साइंस, जिसमें हम क्रिमिनल, विक्टिम, सस्पेक्ट, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इनके बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब कुछ इंक्लूड होता है, विच इज़ कम्प्लीटली थियोरेटिकल। एंड फॉरेंसिक साइंस इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें हम थोड़ा सा पार्ट क्रिमिनोलॉजी का पढ़ते हैं, बाकी हमारा पूरा लेबोरेटरी एनालिसिस, रिजल्ट्स, टेस्टिंग एंड ऑल सब कुछ इंक्लूडेड होता है। हम एविडेंसेस की बात करते हैं, यहाँ पे थ्योरीज की बात की जाती है। तो वो तो आर कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट। आप क्रिमिनोलॉजी लेके क्रिमिनोलॉजिस्ट बनोगे, आप फॉरेंसिक साइंस लेके फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनोगे, वो था डिफरेंट फील्ड। तो ये लोगों को नहीं पता होती हैं। फिर फॉरेंसिक साइंस को लेके स्कोप को लेके थोड़ा सा ये रहता है कि हमारे इंडिया में स्कोप नहीं है, बट देयर इज लिमिटेड स्कोप। आई एम नॉट सेइंग बहुत स्कोप है, बट लिमिटेड स्कोप। बट हर फील्ड में लिमिटेड है वो तो, हम किसी भी फील्ड में जाएं वो हर फील्ड में लिमिटेड स्कोप होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस में भी लिमिटेड है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, तो आप अपनी मेहनत करो, आपको बिल्कुल मिलेगी वो चीज़ और आप एक एक्सपर्ट बन सकते हो। अदर देन दैट एक पोस्टमार्टम को लेके मिसकंसेप्शन होता है कि पोस्टमार्टम जो है एक्सपर्ट को करने मिलेगा, बट नहीं, हमें डेड बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, वो डॉक्टर करके आपको भेज देगा। इसके अलावा हाँ एक और चीज़ होती है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट सिर्फ क्राइम सीन पे काम करते हैं। करेक्ट। तो सिर्फ क्राइम सीन पे काम नहीं करते हैं, देयर इज अ टीम जो एक क्राइम सीन पर जाएगी और एक टीम जो लैब में वर्क करेगी। Okay. तो लैब में जो So वर्क in करती forensic also there are two different teams. Yes. एक कलेक्ट करती हैं और दूसरी वर्क करती वर्क है। करती है, एग्जैक्टली। Okay. जो कलेक्ट कर रहा है वही आके वर्क क्योंकि नहीं हमने करेगा। जितना देखा है तो एक इंसान ही सब कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ टीम एंड सेपरेट टीम्स, एक लैब में वर्क करती है और एक क्राइम सीन पर वर्क करती है। तो क्राइम सीन में जो जाते हैं, जो रिक्रूट हुए हैं फॉर क्राइम सीन, वो क्राइम सीन पे जाएंगे, एविडेंसेस को कलेक्ट करके भेज देंगे। फिर लैब में आने के बाद में लैब की टीम अलग होती है जो उन एविडेंसेस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। यस, डिविजन्स भी अलग होते हैं। एक लेबोरेटरी के अंदर हम ऐसा नहीं होता कि एक जगह जाके एविडेंसेस रख दें। फिंगरप्रिंट के एविडेंसेस हैं तो फिंगरप्रिंट डिवीजन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट में जाएगा, विसरा है तो टॉक्सिकोलॉजी में जाएगा, कोई ड्रग है तो केमिस्ट्री में जाएगा, बैलिस्टिक्स है, एम्यूनेशन है, कार्ट्रिज है, गन पाउडर है तो बैलिस्टिक्स में जाएगा, टायर मार्क्स, ट्रैक मार्क्स है, या कोई भी वेपन है जो मिला है वो फिजिक्स में जाएगा, ब्लड, सीमेन, सलाइवा कुछ है तो बायोलॉजी में जाएगा।
एक केस के जो एविडेंसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में जाते हैं और हर डिवीजन में पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ में जाते हैं। Okay. सभी के पास में पूरा डॉक्यूमेंट होता है, फिर वो केस ओपन होता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद में फिर उस पर काम स्टार्ट होता है और हमारी रिपोर्ट जाती है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक साइंस। So if I may ask you कि how important are fingerprints in an investigation? वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिंगरप्रिंट्स जो हैं दे कैन प्रूव और डिसप्रूव योर प्रेजेंस एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, कि आप वहाँ पे प्रेजेंट थे, क्राइम किया है नहीं किया है दैट इज डिफरेंट, different. बस प्रेजेंस को प्रूव करता है आपके कि आप वहाँ पे थे या नहीं थे। तो फिंगरप्रिंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। And blood spot and blood marks? सो ब्लड पैटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, Okay. क्योंकि जो ब्लड पैटर्न है उससे हमें ये पता लगता है कि व्हाट वर द इवेंट ऑफ द क्राइम, किस तरीके से इसको मारा गया होगा। ब्लड पूल मिल सकता है, भरा Okay, हुआ है पूरे में, okay. तो हमें उससे वेपन का आइडिया लग सकता है कि कोई ब्लंट वेपन का यूज़ करा है, शार्प वेपन का यूज़ करा है या क्या यूज़ करा है। मान लीजिए जैसे कि चाकू से मारा है फॉर हाँ। एग्जाम्पल, ठीक है, तो स्पेटर ऐसे करके पूरा जो है डॉट 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 करके जो है चाकू के मारने से निशान बने हुए हैं, ब्लड स्पेटर। अब हमें इससे पहले तो वुंड देखेंगे हम कितना गहरा है, तो उससे हमें वेपन का पता चलेगा। दूसरा हम ब्लड स्पेटर देखेंगे कि किस पैटर्न में मारा होगा, उस स्पेटर पैटर्न से पता चल जाएगा। Okay. अगर किसी बॉडी को ड्रैग करके लेकर गए हैं तो वहां पर जो है ट्रांसफर स्टेन्स बन जाएंगे, तो पूरे ड्रैग के निशान होंगे कि यहाँ से ड्रैग करा गया। इवन आफ्टर क्लीनिंग दोज स्टेन्स, आप सोचो कि क्लीन कर दिया, दिख नहीं रहा है तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो पर ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम उस पर लाइट डालेंगे हमें दिख जाएगा कि इधर कुछ क्लीन करा गया, इधर कुछ ड्रैग करके ले जाया गया है। Okay. सो इट्स नॉट लाइक कि क्लीन करने Blood के बाद marks सब कुछ इतना साफ clear हो नहीं गया होते है, हैं, वो okay. दिख जाएगा वहां पे। तो ये चीज होती है। तो ब्लड स्टेन पैटर्न से बहुत चीजें और पता लगती हैं, जैसे कि किसी को गोली से मारा है, गन से मारा, शूट करा हुआ है, तो अब कोई पर्सन खड़ा है, कितना दूर से मारा गया होगा वो हम ब्लड स्पैटर पैटर्न देख के एनालाइज करते हैं। किस एंगल से मारा होगा और किस तरीके का एम्यूनेशन यूज किया होगा ये भी हम पता देखते चल हैं, जाता है। वो स्पैटर पैटर्न बता देता है। सो ब्लड स्पैटर एनालिसिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसपे पूरी एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिर्फ ब्लड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। और इफ़ वी टॉक कि फॉरेंसिक साइंस में ऐसी क्या चीज़ है, एक ऐसी चीज़ कि उस वजह से तो हमको केस की मिस्ट्री सॉल्व हो ही सकती है। आई मीन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो हमें फॉरेंसिक साइंस में यूज़ करना ही है। Everything is important. ओके। Even a small evidence which is not visible with your naked eyes, that is also very important. एक छोटा सा एविडेंस भी आपको क्राइम सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक क्राइम सीन से कोई एविडेंस ना मिले, कोई बोले कि नो एविडेंस वाज अवेलेबल, इट्स नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, एडमंड लोकार्ड वाज द साइंटिस्ट हु सेड दैट if a person comes in contact, or if a criminal comes in contact with the crime scene or with the victim or with the suspect, there will be exchange of material. इवन वो टच नहीं कर रहा है, वो वहां जाके खड़ा बस हुआ है, Okay. कांटेक्ट तो हो गया ना, रूम का और आपका कांटेक्ट हो गया ना, ही विल लीव सम ट्रेस एविडेंसेस देयर। तो आपको वो ढूंढने हैं, कलेक्ट करने हैं। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कंटेमिनेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा एविडेंस, बट अकॉर्डिंग टू लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज एविडेंस मिलेगा। निर्भया के केस में भी तो यही हुआ था कि वो बस जो थी, उस बस में एविडेंस नहीं मिल रहा था, जो जब भेजा गया तो नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बाद में जो है फिर से बोला कि नहीं, फिर से जाओ और अच्छे से ढूंढ के आओ, तब जाके वहां पे ब्लड स्पॉट्स मिल गए, तब ये चीज पता चली कि बस यही थी। बाकी उन्होंने सब निशान मिटा दिए थे। मिटाए ऑब्वियसली, उन्होंने बस में तो सब साफ सफाई कर दी थी, तो थे। बस नहीं पता चल पा रही थी, बट उसके अलावा बहुत सारे एविडेंसेस थे जो विक्टिम की बॉडी पे पाए गए थे, जो उनके ओडोंटोलॉजी प्ले करता है एक रोल। टूथ बाइट मार्क्स प्रेजेंट थे, shit. विक्टिम की बॉडी पे बाइट मार्क्स थे, तो वो बाइट मार्क्स बहुत आई इंपॉर्टेंट थिंक दिस हैज़ नॉट बीन हाईलाइटेड। ओके हाँ, सो दिस इज समथिंग, अगेन दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस विच इज फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, ओके। डीलिंग विथ टीथ, बाइट मार्क्स और इन सब से डील करते हैं हम। तो ओडोंटोलॉजी में यही होता है, जैसे बाइट मार्क्स मिले, अब विक्टिम की बॉडी पे बाइट मार्क्स हैं, एक सस्पेक्ट है तो हम सस्पेक्ट के भी बाइट मार्क्स लेंगे और हम मैचिंग करते हैं उससे, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये इसके ही बाइट मार्क्स है। क्योंकि टीथ के पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो हर किसी के टीथ पैटर्न्स आर डिफरेंट, करेक्ट। साइज इज डिफरेंट, शेप इज डिफरेंट, इवन आफ्टर यूजिंग ऑल दोज अलाइनर्स एंड ऑल ऑल्सो, तब भी आपका एक साइज शेप फिक्स रहेगा।
और वो इंस्टेंटली चेंज नहीं हो जाता है आपका। तो उसके बेसिस पे जो है आइडेंटिफिकेशन किया गया था, टूथ मार्क्स जो बाइट मार्क्स थे वो मैच हो गए थे। एंड इवन फ्रॉम बाइट मार्क्स वी कैन गेट सलाइवा ऑल्सो। Yeah. सलाइवा मिल जाएगा तो सलाइवा से तो फिर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So, what would you want to say to the youngsters, the aspiring forensic scientists जो कि aspire करते हैं कि हम लोग ये बनेंगे, but CID देख के उन्हें you should tell them a right way, उन्हें क्या करना चाहिए, what is the right way to actually become a forensic scientist? Okay, so if anyone wants to become a forensic expert, first thing is सिर्फ fascinate होके मत जाओ कि बहुत अच्छी फील्ड है एकदम जो है इस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बन के क्राइम सीन पे जाने मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है। जितना आपको फैशनेबल लग रहा है देखने में कि एक एक्सपर्ट कोट वोट पहन के आता है, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। कभी आपको पानी में जाना पड़ सकता है नाव से, कभी आपको जंगल में, कभी खेत में, कभी कहीं पर भी क्राइम सीन हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है। तो सिर्फ ये सोच के मत जाओ, इफ़ यू आर मेंटली फिजिकली हेल्दी और आप रेडी हो कि हम एक डेड बॉडी देख सकते हैं तभी जाओ। इट्स नॉट ईजी टू सी अ डेड बॉडी कि आपने बस सोचा डेड बॉडी देख के मजा आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आता है। इफ यू रियली वांट टू प्रोवाइड जस्टिस टू समवन तभी उस फील्ड में जाओ। अगर आपके मन में ऐसा है कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू दिस कंट्री, इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि आप कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ ऐसा करो कि आप बिल्कुल आप छोटी छोटी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन देते हो। तो अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर एक वो जुनून है कि आई वांट टू डू समथिंग यूनिक, समथिंग फॉर पीपल, तो आप इस फील्ड में जाओ। ना ही तो सैलरी के लिए जाओ कि बहुत पैसा है, बिल्कुल नहीं है। देयर इज लिमिटेड मनी, यू विल नॉट गेट बहुत सारा पैसा देयर यू आर अ एक्सपर्ट। तो आप किसी के लिए काम कर रहे हो, किसी इंसान ने आप पे भरोसा करा हुआ है, सो यू आर वर्किंग फॉर देम। तो अगर आपके अंदर एक वो सॉफ्ट कॉर्नर है कि हाँ मुझे जो है जस्टिस के लिए काम करना है, देन ओनली चूज दिस फील्ड। सिर्फ फैसिनेशन देख के मत जाओ, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल in this field. It's not easy to become a forensic expert, so make sure if you are very much dedicated and if you have that zeal कि मुझे चाहिए वो चीज़, मुझे करनी है वो चीज़, then only choose this field. तो आप सबकी क्वेरीज को प्रियांशी ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच प्रियांशी फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग अस इतने सारे केसेस के बारे में आपने हमें बताया और फॉरेंसिक साइंस का उनमें क्या रोल रहता है और कैसे हमें फॉरेंसिक साइंस को करेक्ट वे में यूज़ करके जस्टिस मिलना चाहिए, उसके बारे में आपने हमें बताया। सो थैंक यू सो मच। एंड आई वुड वॉन्ट टू से टू ऑल माई ऑडियंसेस कि आज जितना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारा था और हमारा जो कंटेंट है, अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट और आपके लिए लाएं तो प्लीज़ गो फॉलो शेयर सब्सक्राइब, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू।